चल लास्ट टाइम हमने डिस्कशन कर रहे थे कि रिएक्ट नेटिव के क्या बेनिफिट्स हैं और उसके पास यानी उससे पहले मोबाइल डेवलपमेंट कैसे होती थी। आज हमने एक स्टेप वहाँ से आगे मूव करना है कि रिएक्ट नेटिव की मदद से हम कैसे एप्लीकेशन बना सकते हैं और कौन कौन से ऑप्शंस हैं उसके अंदर। हमने एक चीज़ डिस्कस की थी जिसके अंदर यह था कि अगर हमारे पास मैक ओएस नहीं है तो फिर हम आईओएस की डेवलपमेंट नहीं कर सकते। लाइक कोड तो लिख सकते हैं क्योंकि कोड सेम है ना, एंड्रॉयड एंड आईओएस के लिए सेम कोड लिखा जाता है रिएक्ट नेटिव में। हाइब्रिड डेवलपमेंट है ना, एक ही कोड से दोनों चीज़ें चलती हैं। लेकिन उसमें प्रॉब्लम है कि सेम कोड होने के बावजूद आप उस कोड की आउटपुट नहीं दे सकते। आउटपुट क्यों नहीं दे सकते? क्योंकि आपके पास एक्स कोड नहीं है। मैंने आपको बताया था कि अगर आपने एंड्रॉयड की आउटपुट देखनी है तो आपको एंड्रॉयड जो स्टूडियो है उसको डाउनलोड करना पड़ता है। अगर आईओएस की आउटपुट देखनी है तो एक्स कोड डाउनलोड करना पड़ता है। अब अगर हमारे पास मैक ओएस नहीं है तो फिर हम एक्स कोड इंस्टॉल नहीं कर सकते, और एक्स कोड चूँकि सिर्फ मैक ओएस पे होता है, और जब एक्स कोड नहीं कर सकते तो फिर हम आईओएस की आउटपुट भी देख नहीं सकते हैं। सही है। तो अब उसका भी एक सोल्यूशन हमारे पास है, वो ये है कि रिएक्ट नेटिव में दो तरह की समझो लाइब्रेरीज एग्जिस्ट करती हैं। एक को हम एक्सपो बोलते हैं, एक को रिएक्ट नेटिव CLI बोलते हैं। CLI मतलब कमांड लाइन इंटरफेस। दो तरह की यानी इसकी लैदर लाइब्रेरीज हैं। अच्छा, एक्सपो के अंदर हमारे पास ये अपॉर्चुनिटी है कि अगर मेरे पास आईफोन है, यानी मेरे पास अगर ओरिजिनल आईफोन है, मेरा अपना आईफोन, और मेरे पास मैक ओएस या एक्स कोड नहीं है, लेकिन समटाइम होता है ना कि मेरे पास विंडो का पीसी है लेकिन मेरे पास आईफोन है, तो स्टिल मैं रिएक्ट नेटिव के अंदर डेवलपमेंट कर सकता हूँ और उसकी आउटपुट भी देख सकता हूँ। उसकी आउटपुट कहाँ पे नज़र आएगी? मेरे फ़ोन के ऊपर, यानी जो मेरा एंड्रॉयड फ़ोन एप्पल का फ़ोन है उसके ऊपर उसकी आउटपुट नज़र आ सकती है। और ये अपॉर्चुनिटी हमें एक्सपो देता है। यानी एक्सपो की मदद से आप अगर आपके पास विंडो का पीसी है और आपके पास आईफोन है तो आप स्टिल उसकी आउटपुट देख सकते हैं क्योंकि आपके पास आईफोन है। सही है। तो वो अपॉर्चुनिटी एक्सपो हमें प्रोवाइड करता है। लेकिन एक्सपो के अंदर एक इशू है कि एक्सपो एक समझो बहुत ही लाइट वेट सा और एक ऐसा वेरिएंट है रिएक्ट नेटिव का जिसके अंदर सारी फैसिलिटीज़ अवेलेबल नहीं। बहुत सारी हैं लेकिन जितना कंट्रोल मेरे पास CLI में है ना उतना कंट्रोल नहीं होता। जैसे याद है ना आपको, मैंने बोला था कि अगर हम एक अपनी API बिल्ड करें और एक सर्वरलेस की तरफ जाएं, यानी एक सर्वर बनाएं और एक सर्वरलेस की तरफ जाएं, तो फ़र्क क्या है? सर्वरलेस में बनी बनाई चीज़ें अवेलेबल हैं, लेकिन जब हम उसको कस्टमाइज़ करने की कोशिश करेंगे तो हमारे पास कंट्रोल कम है एज़ कम्पेयर टू जितना कंट्रोल अगर हम अपनी APIs बनाते हैं, अपना सर्वर बनाते हैं, जितना वहाँ पे कंट्रोल है उस कदर सर्वरलेस में कंट्रोल नहीं है। लेकिन सर्वरलेस का फ़ायदा क्या है कि क्विकली ऐप बन जाती है, यानी आपको APIs बनानी नहीं पड़ती है, आपको बने बनाए फंक्शंस मिलते हैं। सेम इसी तरह एक्सपो और CLI है। CLI समझो कि उसके अंदर आपके पास 100% रिएक्ट नेटिव का कंट्रोल है। आप जो चाहो कर सकते हो, नेटिव कोड भी लिख सकते हो, जावा में, कोटलिन में, ऑब्जेक्टिव सी, स्विफ्ट में, और बहुत सारे डिफरेंट फंक्शंस है। लाइक 100% कंट्रोल है। लेकिन अगर हम एक्सपो में जाएं तो एक्सपो समझो बना बनाया, जिसमें सर्वरलेस होता है, बना बनाया सोल्यूशन है और लाइट वेट सोल्यूशन है। आपको बहुत ज़्यादा पीसी भी उसके लिए नहीं चाहिए। लेकिन उसका मसला क्या है कि वो स्टार्टिंग करने के लिए, यानी सीखने की हद तक हम कर सकते हैं, छोटी मोटी एप्लीकेशन भी बना सकते हैं, लेकिन उसके अंदर कंट्रोल कम है एज़ कम्पेयर टू रिएक्ट नेटिव। लेकिन एक फ़ायदा है, हम स्टार्ट एक्सपो से लेके एक्सपो में एक फीचर होता है उसको बोलते हैं ऐप एजेक्ट करना। ऐप एजेक्ट करने का मतलब क्या है? हम किसी भी स्टेज के अंदर अपनी एक्सपो ऐप को कन्वर्ट कर सकते हैं रिएक्ट नेटिव CLI में। लाइक एक तो आप स्टार्ट से ही रिएक्ट नेटिव CLI में ऐप बनाएं, और दूसरी ऑप्शन क्या है? हम एक्सपो में ऐप बना लें, डेवलप करते जाएं। एक स्टेज आई जिसमें लगा कि अब एक्सपो में काम नहीं हो रहा, तो हमारे पास उसी स्टेज में, यानी हमें जीरो से कोड नहीं करना पड़ेगा, हम उसी स्टेज में एक कमांड चला के अपने प्रोजेक्ट को एक्सपो से एजेक्ट कर सकते हैं रिएक्ट नेटिव CLI में। समझ आई या नहीं? मैंने अभी क्या बताया कि दो ऑप्शंस है हमारे पास रिएक्ट नेटिव में डेवलपमेंट करने के, एक है एक्सपो लाइब्रेरी और दूसरा रिएक्ट नेटिव CLI। अच्छा, एक्सपो और CLI में क्या फ़र्क है? एक तो एक्सपो लाइट वेट है, यानी एक्सपो के लिए आपको बहुत ज़्यादा रिसोर्सेज नहीं चाहिए कंप्यूटर में। सम टाइम होता है ना हमारे पास 4 GB वाला पीसी होता है, तो 4 GB वाले पीसी रैम के अंदर हम एंड्रॉयड स्टूडियो नहीं चला सकते, हम एक्स कोड नहीं चला सकते। खैर विंडो के अंदर एक्स कोड तो वैसे नहीं चलेगा, एंड्रॉयड स्टूडियो की भी बात करें तो नहीं चलता। फिर
थोड़ी डिफ़िकल्टीज आती हैं हमें। यानी अगर आपने रेक्नेटिव CLI पे डेवलपमेंट करनी है और उसका सेटअप करना है अपने पीसी में, तो आपके पीसी को थोड़ा बेहतर होना पड़ेगा, समझ रहे हैं? मतलब सिर्फ नॉर्मली जिस पीसी पे वेब चल जाती है उससे थोड़ा हैवी हमें पीसी चाहिए मोबाइल के लिए। इसीलिए मोबाइल डेवलपमेंट में लोग भी कम हैं। उसकी मेन रीज़न है हार्डवेयर, यानी लोगों का पीसी अब इतने हैं, हमारे पास डेवलपर हैं यहाँ पे, आप लोगों को रिएक्ट नेक्स्ट.js में थोड़ा एक्सपीरियंस भी हो गया। जब मैं आपको इधर मोबाइल में लेके आऊँगा तो आपका पीसी जो है साथ नहीं देगा, आपका लैपटॉप साथ नहीं देगा। जब लैपटॉप साथ नहीं देगा, एक काम समझो आप एक चेंज करोगे वो 2-3 मिनट के बाद नज़र आएगा, तो आप क्या फील करोगे, यार ये तो बहुत हेक्टिक जॉब है। तो इसको छोड़ के फिर आप वेब पे प्रैक्टिस करने लग जाओगे और वो वेब वाली साइड पे रहोगे। इस वजह से मोबाइल में डेवलपर भी कम है, क्योंकि जब आप प्रैक्टिस करने की कोशिश करते हो तो आपसे होती नहीं है। तो ये मसला CLI में है। उसके लिए हमें एटलीस्ट 8 GB रैम, थोड़ा अच्छा प्रोसेसर और SSD चाहिए, रिक्वायर्ड है। यानी अगर आपका स्लो पीसी है तो उसमें वेब तो अच्छी चल जाती है, कोडिंग भी आप कर रहे हो, रिएक्ट भी चल रही है, लेकिन जब रेक्नेटिव को हम चलाएंगे तो आपको थोड़ा स्लो फील होगा। इवन अगर मेरे पास ये M2 M3 है तो इसके अंदर भी अगर मैं चलाऊंगा रेक्नेटिव को तो मुझे एज़ कम्पेयर टू वेब थोड़ा हैवी फील होगा, यानी ये ज़्यादा रिसोर्सेज कंज्यूम करता है। लेकिन एक्सपो में ये फ़ायदा है। एक्सपो में क्या फ़ायदा है कि आपकी एप्लीकेशन अगर नहीं भी बन रही है, आपके पास हैवी रिसोर्सेज नहीं भी हैं, जितने वेब में रिसोर्सेज रिक्वायर्ड है उतने ही रिसोर्सेज एक्सपो में चाहिए। आपका अगर वेब रेक्ट चल रही है अगर आपके लैपटॉप में, तो आप एक्सपो पे भी अच्छी डेवलपमेंट कर सकते हो, समझ रहे हो? लेकिन मैंने आपको इशू बताया कि एक्सपो में एक ही है कि एक तो वो ये लर्निंग पर्पज़ के लिए बनाया गया था, स्टार्टर प्रोग्राम है। दूसरा ये है कि इसमें फ़ायदा ये है कि अगर आपके पास एक्सकोड नहीं भी है, यानी मैक OS नहीं भी है और आईफोन है, तो आप स्टिल अपनी ऐप जो है वो रन कर सकते हो। तीसरा फ़ायदा इसका ये है कि ये लाइट वेट है, आपको हैवी रिसोर्सेज नहीं चाहिए। और चौथा फ़ायदा ये है कि फिर स्टिल आप किसी भी टाइम एजेक्ट कर सकते हो, एक्सपो से निकल सकते। एजेक्शन मतलब निकलना, एक्सपो से बाहर आ जाना, CLI में आ जाना। तो आपके पास ये ऑप्शन रहती है कि आप किसी भी स्टेज पे जाके एक्सपो से बाहर आ जाओ। लेकिन फिर एक लिमिटेशन रहती है कि हम जो लेट्स सपोज हमने एक्सपो में कोड करना शुरू किया, तो जब हम एक्सपो से बाहर निकलेंगे तो स्टिल हम एक्सपो को एज अ लाइब्रेरी यूज़ कर रहे होंगे, यानी एक्सपो भी यूज़ हो रही होगी और CLI भी यूज़ हो रही होगी, तो दोनों चीज़ें यूज़ हो रही होंगी। तो हमारी एप्लीकेशन का साइज़ आप एक शुरू CLI से करते हो तो एक्सपो की लाइब्रेरी आपको इंस्टॉल ही नहीं करनी पड़ेगी, तो थोड़ा साइज़ ज़्यादा हो सकता है। बट लोग करते हैं, बहुत सारे लोग एक्सपो से डेवलपमेंट शुरू करते हैं, कोडिंग कर लेते हैं, फिर एक स्टेज पे जाते हैं जहाँ पे उनको लगता है कि अब काम नहीं हो सकता मजीद एक्सपो के अंदर, तो वहाँ से उस स्टेज पे वो एजेक्शन कर लेते हैं और उसके बाद फिर आप नॉर्मल डेवलपमेंट करते हैं CLI के अंदर। समझ आ गई आपको CLI और उसमें फ़र्क क्या है? एक्सपो के लिए आपको एंड्रॉइड स्टूडियो का भी इंस्टॉल होना नहीं चाहिए, एक्सपो के लिए आपको एक्सकोड भी इंस्टॉल होना नहीं चाहिए। अब आप क्वेश्चन पूछ सकते हो कि अगर एंड्रॉइड स्टूडियो भी नहीं है, एक्सकोड भी नहीं है, तो फिर ये ऐप बनती कैसे और चलती कैसे? हमने तो ये समझा था ना रेक्नेटिव के अंदर कि रेक्नेटिव की डेवलपमेंट में क्या होता है कि आप रेक्नेटिव में यही होता है ना कि हम कोड तो जावास्क्रिप्ट में कर रहे हैं, लेकिन एक्चुअली वो ब्रिज बन के किस में चलता है? कोटलिन में या स्विफ्ट के अंदर, यानी जो उनकी नेटिव लैंग्वेजेस है उसमें चलता है। लेकिन जब हम एक्सपो की बात कर रहे हैं, अब वो कन्वर्जन कैसी होती है? हमारे पास एंड्रॉइड स्टूडियो इंस्टॉल होता है, हमारे पास एक्सकोड इंस्टॉल होता है। जब वो चीज़ें इंस्टॉल होती हैं, रेक्नेटिव उनको बैकग्राउंड में यूज़ करती है, ग्रेडल वगैरह को, और फिर वो ब्रिज बना पाती है, फिर कन्वर्जन होती है। तो लेकिन अगर मैं कह रहा हूँ कि एक्सपो के अंदर तो एंड्रॉइड स्टूडियो भी नहीं चाहिए, एक्सकोड भी नहीं चाहिए, तो फिर कैसे चलती हैं चीज़ें? फिर कन्फ्यूजन है ना कि फिर कैसे चलती है? फिर चीज़ें कैसे चलती हैं कि वो समझो हमारी जो एप्लीकेशन का ब्रिज बनाना है ना, या कोड की कन्वर्जन है, वो किसी क्लाउड पे करता है। यानी हमारा कोड अपलोड करेगा किसी क्लाउड पे, उस क्लाउड के अंदर उसके पास मैक OS का सर्वर, यानी मैक OS इंस्टॉल्ड है उस क्लाउड के अंदर, वहाँ पे वो कन्वर्जन ब्रिज बनाएगा और फिर वहाँ से डायरेक्टली मेरे फ़ोन के अंदर चीज़ें इंस्टॉल कर देगा। लॉजिक समझ आई? यानी वो बिल्ड बनाने का प्रोसेस है वो क्लाउड से करता है, वो लोकल से नहीं करता। लेकिन अगर हम CLI में जाएं तो उसको फिर एंड्रॉइड स्टूडियो और एक्सकोड चाहिए, ताकि उसने बिल्ड बनाना है, यानी बिल्ड बनाने का मतलब ब्रिज बनाना है, कोड की कन्वर्जन करनी है। अब वो कन्वर्जन तभी हो सकती है ना अगर मेरे पास दोनों टूल्स इंस्टॉल होंगे, अगर नहीं होंगे तो फिर वो कन्वर्जन पॉसिबल नहीं है। तो ये एक इशू जो है वो उसके अंदर है।
अच्छा, अब अगर हम थोड़ा सा इसको ड्रा भी करें देन इसको हम स्टार्ट करते हैं ताकि हमें थोड़ा सा आइडिया होना शुरू हो। अच्छा, लास्ट टाइम हमने ये सारी चीज़ें जो हैं वो ड्रा की थी कि कैसे कैसे चीज़ें चल रही हैं, सही है। तो अब हम एक जो है एक अदद रैक नेटिव में देख लेते हैं चीज़ें कि वो यानी हमारे पास कौन कौन सी ऑप्शन है और उसमें क्या क्या चीज़ें डिफरेंट हैं। तो सबसे पहले अगर हम रैक नेटिव को समझें तो हमारे पास रैक नेटिव है और रैक नेटिव के सेटअप के लिए हमें कितनी ऑप्शंस हमारे पास अवेलेबल हैं, कितने ऑप्शंस अवेलेबल हैं? दो। एक को क्या बोलते हैं? एक्सपो, और दूसरे को रैक नेटिव CLI। CLI में ऐप बनाने के लिए हमारे पास क्या क्या चीज़ें होनी चाहिए? CLI में चीज़ें बनाने के लिए हमारे पास क्या चाहिए? एंड्रॉयड स्टूडियो और Xcode अगर आप मैक OS में काम कर रहे हैं तो ये दो चीज़ें जो है हमें रिक्वायर्ड है, और एक्सपो में ऐसी कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। अच्छा, अब बिल्ड बनता है हमारे पास इन दो चीज़ों को यूज़ करके CLI के अंदर बिल्ड बनता है, सही है ना? लेकिन यहां पे बिल्ड कैसे बनता है फिर? क्लाउड से। तो वो उस क्लाउड को हम बोलते हैं EAS क्लाउड, सही है। तो यानी एक्सपो का एक बना बनाया सोल्यूशन है जिसको हम EAS बोलते हैं, एक्सपो एप्लीकेशन सर्विस। इसको EAS को क्या बोलते हैं? एक्सपो एप्लीकेशन सर्विस, EAS। तो ये EAS की मदद से जो है वो हमारे पास एप्लीकेशन बिल्ड बनता है। तो यहाँ पे हमारे पास ये कोड रिक्वायर्ड होता है। नहीं चल रहा, रीस्टार्ट कर लो, उसको अंदर से बुला लें फिर कर लें। इतनी समझ आ गई ना हमें कि इन दोनों के लिए हमारे पास क्या क्या ऑप्शन है? नहीं है? इधर ही आ जाएंगे। अच्छा, अब EAS क्लाउड की मदद से हम एक्सपो में बिल्ड बनाते हैं और यहाँ पे चीज़ें चलती हैं। अच्छा, अब नेक्स्ट हमारे पास इतनी किसी को कन्फ्यूजन हो कि CLI और एक्सपो में क्या फ़र्क है। तो एक्सपो समझो कि स्टार्टर्स के लिए है या लर्नर्स के लिए, और ये CLI यूज़ होती है मोर प्रोफेशनल वर्क के लिए, सही है। यानी जो प्रोडक्शन लेवल का वर्क है उसमें यूज़ होती है CLI। लेकिन बहुत सारी ऐसी ऐप्स भी हैं जो सिर्फ एक्सपो ओनली है, यानी वो उन्होंने छोटी सी ऐप बनानी थी, उनको कन्वर्ट करने की ज़रूरत ही नहीं पेश आई, वो उसी को यूज़ करते गए और वही एप्लीकेशन जो है वो आगे बढ़ती गई और चलती गई। अच्छा, उसके बाद जो है हमारे पास इसके लिए मैंने आपको बता दिया एंड्रॉयड स्टूडियो और Xcode आपके पास होना चाहिए, फिर हम CLI में सेटअप कर सकते हैं, अदरवाइज हम नहीं कर सकते। और इसमें हम EAS से बिल्ड से भी हमारी चीज़ें जो हैं वो चल जाती हैं। अच्छा, अब एक और चीज़ है जिसको हम बोलते हैं वर्चुअल डिवाइसेस। समटाइम अब देखो, लेट्स सपोज मेरे पास नहीं फ़ोन मिल रहा मुझे, हमारे पास हमने अब एप्लीकेशन को रन करना है, तो एप्लीकेशन रन तो फ़ोन पे होगी ना। अब एक ऑप्शन ये है कि मेरे पास एंड्रॉयड फ़ोन हो, एक ऑप्शन ये है कि मेरे पास आईफोन हो, तो फिर मैं अपनी एप्लीकेशन की आउटपुट देख सकता हूँ, ऐसे होगा ना। अब अज्यूम करो कि मेरे पास दोनों ही फ़ोन नहीं है, मेरे पास सिर्फ लैपटॉप है, ऐसा भी हो सकता है ना किसी के पास। तो उस केस में हम क्या करते हैं, हम वर्चुअल फ़ोन क्रिएट करते हैं। अच्छा, उस वर्चुअल फ़ोन को के अंदर मेरे पास जिस तरह ये एक फिजिकल फ़ोन होता है ना, जिसमें इसमें एक OS चल रहा है, इसमें जो जो मैं इंस्टॉल करना चाहूँ मैं कर सकता हूँ। इसी तरह मैं वर्चुअल फ़ोन के अंदर भी जो जो इंस्टॉल करना चाहूँ वो मैं कर सकता हूँ, उसमें मुझे कोई भी इशू नहीं आता। अच्छा, वो फ़ोन कौन से हैं? उसको हम बोलते हैं एंड्रॉयड की ज़ुबान में इमूलेटर और iOS की ज़ुबान में बोलते हैं सिमुलेटर। यानी इमूलेटर सिमुलेटर किससे बोला जाता है? अगर कोई बोलेगा ना कि इमूलेटर क्रिएट कर लो, तो आपने समझना है कि एंड्रॉयड का वर्चुअल फ़ोन क्रिएट कर लो। अच्छा, वो वर्चुअल फ़ोन जब क्रिएट होता है ना, वो आपके लैपटॉप से मेमोरी लेता है, लाइक 2 GB 3 GB और बाकी चीज़ें लेता है, हार्ड लेता है चीज़ें। फिर उसके अंदर आप अपना व्हाट्सअप भी इंस्टॉल कर सकते हो, अपनी फेसबुक इंस्टॉल कर सकते हो। यानी किसी के पास अगर फिजिकल फ़ोन नहीं है और वो स्टिल व्हाट्सअप इस्तेमाल करना चाहता है तो वो कर सकता है, वो अपने लैपटॉप के अंदर वर्चुअल डिवाइस क्रिएट कर ले जिसको हम
इमूलेटर बोल रहे हैं एंड्राइड के केस में। अगर आपको वही iOS का वर्चुअल फ़ोन चाहिए उसको क्या बोलेंगे, सिमुलेटर। तो एंड्राइड के अंदर उसको क्या बोलते हैं, इमूलेटर, और iOS के अंदर सिमुलेटर। ठीक है, इमूलेटर एंड सिमुलेटर, थोड़ा सा फ़र्क है, लेकिन आपको लहदा फ़र्क पता होना चाहिए, ताकि अगर कुछ सिमुलेटर बोले तो आपको पता होना चाहिए कि ये iOS की बात कर रहा है, और अगर इमूलेटर बोले तो आपको पता होना चाहिए ये एंड्राइड की बात हो रही है। अच्छा, उसके अब क्वेश्चन ये है कि ये इमूलेटर और सिमुलेटर हमें मिलेंगे कहाँ से। अच्छा, सिमुलेटर तो बड़ा आसान है, और वो क्या है कि हम जब एक्सकोड इंस्टॉल करते हैं ना, तो एक्सकोड के साथ मेरे पास जितने भी एप्पल डिवाइसेस हैं उन सब के सिमुलेटर ऑटोमेटिकली बन के आ जाते हैं। जैसे अगर मैं आपको चला के दिखाऊं, ये ऊपर लिखा आ रहा है ना सिमुलेटर, जब मैं इसको क्लिक करूंगा तो ये एक फ़ोन ओपन हो जाएगा, ये एक सिमुलेटर है। यानी ये समझो एक पूरा एंड्राइड फ़ोन है, iOS का फ़ोन है, इसमें मैं अपनी ऐप्स इंस्टॉल कर सकता हूँ, अपनी पासवर्ड चीज़ें लॉगिन कर सकता हूँ, और मैं इसको जब बंद करके भी दोबारा चलाऊंगा तो वो सारी चीज़ें परसिस्ट होंगी वहीं पे। यानी एक फ़ोन की तरह हम इसको चला सकते हैं, सही है। और इसमें फ़ायदा ये है कि जब यहाँ डिवाइसेस में आप जाओगे ना, कौन से वेरिएंट की डिवाइसेस, और यहाँ पे देखो ये सारी डिवाइसेस अवेलेबल है। iPhone 15 Pro Max, जितनी भी इसकी चीज़ें, आपने iPhone 14 Pro 15 Pro Max चलाना है, आप यहाँ पे क्लिक करें तो ये iPhone 15 Pro Max आ गया। एक और 3, हर चीज़ इसके अंदर फैसिलिटीज़ अवेलेबल है। कैमरा भी चलता है, लेकिन डेफिनेटली वो मेरे कैमरा देखो, उसने तो सिमुलेट करना है ना, सिमुलेटर, यानी उसने जो मेरे हार्डवेयर के रिसोर्सेज हैं इसके अंदर लैपटॉप में, उन्हीं को यूज़ करना है। कैमरा भी यूज़ कर सकता है, फेस लॉक भी यूज़ हो सकता है, सारी चीज़ें, लेकिन वो मेरे जो लैपटॉप में रिसोर्सेज हैं उनको कंज्यूम करता है। लेकिन ये एक पूरा यानी आपके सामने डिवाइस बन गई है, ये चल रही है। तो ये सिमुलेटर आ गया। सिमुलेटर कहाँ से मिलेगा, जब हम एक्सकोड इंस्टॉल करते हैं तो साथ में जितने भी एप्पल की डिवाइसेज हैं उन सब के सिमुलेटर भी इंस्टॉल हो जाते हैं, कोई भी इशू नहीं आता। अच्छा, अब इमूलेटर कहाँ से करना है। इमूलेटर जब हम एंड्राइड स्टूडियो डाउनलोड करते हैं ना, तो उसके अंदर इमूलेटर भी ऑटोमेटिकली आ जाता है। जैसे मैं आपको खोलता हूँ एंड्राइड स्टूडियो, तो एंड्राइड स्टूडियो मैंने चूंकि इंस्टॉल किया हुआ है, मैंने आप लोगों को बोला था आप लोगों ने नेक्स्ट करके उसको इंस्टॉल कर लीजिए, क्योंकि 1 GB का टाइम वेस्ट होता है। तो वो हम इंस्टॉल कर लेंगे तब ये खुलेगा यहाँ पे। तो यहाँ पे एक ऑप्शन बना होता है ये फ़ोन का ना, इस पर मैं क्लिक करूँगा तो इसको क्लोज करते हैं। इसको मैं क्लिक करूँगा तो ये डिवाइस आ रहा है यहाँ, पता नहीं अब ये जूम होगा नहीं होगा। थीम भी मुझे आइडिया नहीं है कहाँ से चेंज होता है इसका, सेटिंग कहीं से नज़र आ रहा है, थीम अपीयरेंस थीम आ रहा है ना, लाइट कर दें, ठीक है। यहाँ पे डिवाइस आ रही है, तो यहाँ पे डिवाइस ये मैंने पहले से बनाई हुई है डिवाइस, मैं इस पर क्लिक करूँगा तो ये प्ले कर देगा, ओपन कर देगा। अगर मैं क्रिएट करना चाहता हूँ, मैं नई डिवाइस भी क्रिएट कर सकता हूँ, क्रिएट डिवाइस। अब ये ऑप्शन दे रहा है, आपने फ़ोन क्रिएट करना है, टैबलेट क्रिएट करना है, वॉच, टीवी, कौन सा आपने डिवाइस क्रिएट करनी है। मैं कहता हूँ फ़ोन। फ़ोन में फिर ये सारे मॉडल दे रहा है, ये कौन कौन सा जो है पिक्सल 6 और इस तरह की चीज़ें आप कर सकते हो। अगर आपको यहाँ पे नहीं वो चीज़ मिल रही फ़ोन, आप न्यू हार्डवेयर प्रोफाइल करके क्लिक करके उसमें अपनी मर्ज़ी से रेजोल्यूशन, उसका नाम, उसकी चीज़ें सेटअप कर सकते हो। तो जब ये सारी चीज़ें करोगे तो आपका फ़ोन जो है, यानी आप पिक्सल या नेक्सिस के फ़ोन, बहुत सारे इसमें डिफरेंट मॉडल्स पड़े हैं, तो पिक्सल 6 क्रिएट करना चाहते हैं, इस पर क्लिक करके इसका नाम रख के नेक्स्ट करेंगे, आपकी डिवाइस जो है वो क्रिएट हो जाएगी, जिसको हम एक इमूलेटर बोलते हैं। अच्छा, एक ऑप्शन तो ये है कि एंड्राइड स्टूडियो में, इसके अलावा भी ऑप्शन है, उसको हम बोलते हैं, वो यहाँ से हम देखेंगे जेनीमोशन। अब जेनीमोशन एक ऑप्शन है जिसकी मदद से आप इमूलेटर और सिमुलेटर जो हैं वो इंस्टॉल कर सकते हैं अपने पीसी के ऊपर। यानी ये थर्ड पार्टी वेबसाइट है, तो ये भी आपको जिस तरह एंड्राइड स्टूडियो दे रहा है, एक्सकोड दे रहा है, इस तरह ये थर्ड पार्टी है। इससे भी अगर समटाइम एंड्राइड स्टूडियो नहीं काम कर रहा या नहीं चल रहा और हम एक्सपो में काम कर रहे हैं, तो हमें एंड्राइड स्टूडियो की ज़रूरत भी नहीं है और मुझे वर्चुअल फ़ोन भी चाहिए, तो उस केस के अंदर फिर हम क्या करेंगे, उस केस के अंदर डेफिनेटली हम फिर जेनीमोशन का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इसको भी मैं यहाँ पे राइट डाउन कर देता हूँ आपको। इमूलेटर के केस के अंदर हमारे पास अपॉर्चुनिटी है कि हम जेनीमोशन का इस्तेमाल
कर सकते हैं। नहीं तो एंड्रॉयड स्टूडियो के अंदर जो है वो बिल्ट इन है, वो यूज़ हो सकता है। अच्छा, उसके बाद सेम इधर भी जेनीमोशन और एक्सकोड के अंदर जो बिल्ट इन है वो यूज़ है। जो बिल्ट इन है वो भी ठीक चलते हैं, लेकिन सम टाइम जो थर्ड पार्टी होते हैं वो अच्छी परफॉर्मेंस देते हैं, अच्छा भी यूज़ किया जा सकता है, इशू नहीं है। अच्छा, उसके अलावा मेरे पास और भी ऑप्शंस अवेलेबल हैं। उसके अंदर हमारे पास क्या है कि हम ये समझ आ गई आपको इमुलेटर। अच्छा, अब इमुलेटर सिमुलेटर का मसला क्या है, ये आपके सिस्टम से रिसोर्सेज कंज्यूम करते हैं। समझो आपके पास 8 GB रैम है, तो ये कम से कम 2 GB रैम तो यूज़ कर लेगा, फ़ोन 2-3 GB रैम यूज़ कर लेगा, तो आपके पास रैम पीसी में और कम हो जाएगी। तो मैं ज़्यादा रिकमेंड करता हूँ कि हम जो सबके पास ऑलमोस्ट एंड्रॉयड फ़ोन होते हैं, तो हम अपना फिजिकल फ़ोन ही यूज़ करें रेदर देन हम इमुलेटर सिमुलेटर करेंगे, क्योंकि ये थोड़ा सा स्लो करेंगे। मेरे पास तो अच्छी मतलब ज़्यादा प्रोसेसिंग पावर है तो चल जाएगा। अभी मैं प्रैक्टिस भी करूँगा तो इशू नहीं होगा, लेकिन आप लोगों के पास फील हो सकता है कि स्लो फील हो रहा है। तो अगर स्लो फील हो रहा है तो आप उसका मतलब जो आपका ओरिजिनल फ़ोन है एंड्रॉयड फ़ोन, उसको हम कनेक्ट करें तो वो ज़्यादा बेहतर है। अच्छा, अब जब हम एंड्रॉयड फ़ोन वगैरह कनेक्ट करेंगे तो हमारे पास एक और भी ऐप है, उसका नाम है उसका नाम क्या था, जिसकी मदद से क्या होता है कि आपका जो फिजिकल फ़ोन है वो हमें नज़र आता है आपके सिस्टम के ऊपर। लेट्स सपोज इमुलेटर सिमुलेटर तो जैसे मैंने अभी किया ना, ये मेरे पास सामने इधर नज़र आ रहा है, ऐसे ही है ना। लेकिन अगर हम फिजिकल फ़ोन करेंगे तो वो सामने नज़र नहीं आएगा। iOS के अंदर सिस्टम के अंदर बिल्ट इन आ गया कि आप, मेरे पास अगर आईफोन है तो मैं आईफोन मिररिंग कर सकता हूँ, ये बिल्ट इन फीचर आ गया। लाइक मैं इस पर क्लिक करूँगा ना तो मेरा एक्चुअल आईफोन 15 Pro Max जो है वो मेरे पास यहाँ पे विजिबल हो जाएगा। अच्छा, ऐसा क्यों करना है हमें, क्योंकि देखो अगर हम डेवलपमेंट कर रहे हैं, हम बार बार चेंजेस कर रहे हैं, अब मैं अपने फ़ोन पे काम कर रहा हूँ, मेरी आउटपुट मेरे फ़ोन पे आ रही है और काम मैं इधर कर रहा हूँ, तो मैं एक नज़र इधर कोड करूँगा, फिर इधर देखूँगा, फिर इधर करूँगा, मतलब फिर मेरी गर्दन जो है ना वो थक जाएगी बार बार इधर उधर उधर देख के। तो हमारी कोशिश होती है कि हमारा फ़ोन ही स्क्रीन के ऊपर ही नज़र आ जाए, ताकि मुझे बार बार आउटपुट देखने के लिए फ़ोन पे ना देखना पड़े, मैं यहीं पे ही देख लूँ। तो उसका एक ऑप्शन, अगर तो हमारे पास मैक OS है तो फिर तो ये बिल्ट इन आ गया है ना, जिसको आईफोन मिररिंग कहते हैं, वो यहाँ पे हम देख सकते हैं। दूसरा, अगर हमारे पास एंड्रॉयड है तो उसके लिए हमारे पास थर्ड पार्टी ऑप्शन है, उसका नाम मेरे ज़हन में नहीं आ रहा, तो सर्च कर लेते हैं। नहीं एनीडेक्स नहीं है वो, नहीं एंड्रॉयड नहीं, अभी आ जाएगा ध्यान में। स्क्रीन है, नहीं वो भी नहीं है, और था वो। अच्छा, वो रैंक भी नहीं कर रहा ना टूल, उसका नाम, ये दोनों तरह से हो जाता है वो एंड्रॉयड के केस में। मैं इसलिए शो करना चाह रहा हूँ, मैं तो काफ़ी देर से उसको यूज़ नहीं कर रहा ना, क्योंकि ज़्यादातर तो इधर ही सिमुलेटर में काम हो जाता है, या मैं आईफोन ज़्यादा यूज़ करता हूँ तो एंड्रॉयड पे कम ही होता है, या कभी हो तो मतलब टेस्टिंग वेस्टिंग करनी है तो वो यूज़ हो जाता है, या जो इसका बिल्ट इन है सिमुलेटर उससे काम चल जाता है। लेकिन उसको ढूंढ लेते हैं, आईफोन मिररिंग है, नहीं बहुत सारे, हाँ वाइज़र बहुत सारे दे रहा है ये, लेकिन वाइज़र हमने यूज़ किया हुआ है, काफ़ी अच्छा है। अभी पता नहीं ये कैसे चलता है, लेकिन पहले काफ़ी बेस्ट चलता था वाइज़र, तो ये भी आप लोग यूज़ कर सकते हैं। अगर हमें, ये किस केस में यूज़ होगा, अगर हमें अपना फिजिकल फ़ोन अपने स्क्रीन पे, अपनी सिस्टम की स्क्रीन पे देखना है, तो ये दोनों तरह से चलता है, विद केबल भी और विदाउट केबल भी, दोनों तरह से ये काम करता है। तो हम वाइज़र का इस्तेमाल भी
कर सकते हैं स्क्रीन मिररिंग के लिए। मैं लिख देता हूँ इधर। अच्छा, अब ऑलमोस्ट सारी चीज़ें मेरे ख्याल से क्लियर हो गई हैं, तो अब हम इसको गेट स्टार्टेड कैसे करना है रेक नेटिव के अंदर वो अंडरस्टैंड कर लेते हैं। तो रेक नेटिव की प्रोजेक्ट को बनाने के लिए हम जब भी, जैसे मैंने आपको बोला था, जब भी हमें कोई थर्ड पार्टी टूल यूज़ करना है तो उसका हमेशा गेटिंग स्टार्टेड पेज देखते हैं हम, ऐसे ही है ना। तो हम रेक नेटिव लिखेंगे, इसका जो गेटिंग स्टार्टेड पेज है उस पर देखेंगे। यहीं पे नीचे सेटअप योर इन्वायरमेंट भी आ रहा है, गेटिंग स्टार्टेड पेज से नीचे जाएं तो सेटअप योर इन्वायरमेंट। अब ये यहाँ से आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है कि आपने काम जो है वो किस प्लेटफॉर्म पे डेवलपमेंट करनी है। तो हमने विंडो पे करनी है। अब मैं विंडो और iOS करूँगा तो वो बोलेगा अनसपोर्टेड। मैंने यही बोला ना आपको कि अगर हम विंडो के ऊपर हैं और iOS की डेवलपमेंट करना चाह रहे हैं तो वो नहीं कर सकते। इसी तरह हम लिनक्स के अंदर हैं फिर भी नहीं कर सकते, मैक में है तो कर सकते हैं। इसी तरह विंडो के अंदर है एंड्राइड की कर सकते हैं, लिनक्स के अंदर एंड्राइड की कर सकते हैं, मैक में जाएं तो दोनों की कर सकते हैं, ऑप्शन है। ठीक है, ये हमने इसकी जो है वो चीज़ें देख ली। अच्छा, उसके बाद अब दो ऑप्शन ये मैंने आपको बताए थे, एक एक्सपो वाला और एक CLI वाला। तो CLI का सेटअप करना है तो सेटअप योर इन्वायरमेंट, ठीक है। और उसके अंदर जाके आपने मैक के अंदर एंड्राइड, चूँकि मैं मैक पे हूँ और एंड्राइड करना है तो मैंने ये जो डॉक्यूमेंटेशन है ये फॉलो करनी है। आप चूँकि होंगे विंडो में और एंड्राइड भी डेवलपमेंट कर रहे हैं तो आपने ये वाला पेज फॉलो करना है। अच्छा, मैं आपको कमांड्स लिख के नहीं दूंगा, हमने इसी पेज से फॉलो करनी है। उसकी रीज़न क्या है, हो सकता है कि जब मैं काम कर रहा हूँ हो सकता है 2 दिन बाद वरियाँ चीज़ें चेंज हो जाएं, कमांड चेंज हो जाएं, तो जब हम याद कर लेंगे कमांड तो फिर हमारे लिए मुश्किल है। तो हमने जब भी प्रोजेक्ट बनाना है तो हम इसके गेटिंग स्टार्टेड पेज से फॉलो करेंगे, ताकि जो भी नई चेंजेस आ रही हैं, जब पहले रेक नेटिव हम पढ़ाते थे तब कोई और कमांड चीज़ें यूज़ होती थी, अब कुछ और होती हैं, तो हर कुछ देर के बाद चीज़ें चेंज हो जाती हैं। तो हमें पता होना चाहिए कि कैसे चीज़ें चलती हैं। तो हमने अपने माइंड को रिस्ट्रिक्ट नहीं करना, हमेशा इससे फॉलो करना है। अच्छा, जिनके एरर आएंगे उनकी वजह भी ये होगी कि वो यहाँ से फॉलो नहीं कर रहे। इसका एक एक स्टेप अगर हम फॉलो करें तो एरर आने के बहुत कम चांसेस हैं। अगर हम इसके नहीं फॉलो करेंगे तो फिर एरर आने के ज़्यादा चांसेस हैं। अच्छा, अब एक तो हम विंडो के ऊपर रह के एंड्राइड का सेटअप करेंगे। उसके वो कह रहा है कि आपने एंड्राइड स्टूडियो इंस्टॉल करना है। विंडो पे आ जाते हैं, एंड्राइड स्टूडियो इंस्टॉल करना है। ये ऑटोमेटिक चॉकलेट एक टूल है, CLI टूल है, जिसकी मदद से आप, जिस तरह हमारे पास NPM है ना, वो तो है सिर्फ नोड के पैकेजेस को डाउनलोड करने के लिए। तो चॉकलेट समझो CLI टूल है, वो विंडोज़ के सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करने के लिए। लाइक आपने क्रोम जाके UI से डाउनलोड नहीं करना, तो आप चॉकलेट इंस्टॉल क्रोम, आपने कोई भी सॉफ्टवेयर डाउनलोड करना है तो आप इसी CLI की मदद से इंस्टॉल कर सकते हो। ये पैकेज मैनेजर फॉर विंडोज़, जिस तरह वो NPM है ना, नोड पैकेज मैनेजर, वो नोड का पैकेज मैनेजर है। तो ये चॉकलेट जो है ये पैकेज मैनेजर है, किसके लिए, विंडोज़ के सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करने के लिए। तो अब जो लोग ज़्यादा फ्रीक्वेंटली चीज़ें इंस्टॉल करते हैं वो बार बार UI में जाके, उधर से भी कर सकते हैं डाउनलोड, लेकिन वो टाइम कंज्यूमिंग होता है, वो कमांड से ही इंस्टॉल कर लेते हैं आसानी से। तो दोनों ऑप्शन है, कमांड से करना है या CLI से करना है। तो वो कह रहे हैं कि आपने क्या करना है, सबसे पहले एक तो JDK होता है जावा डेवलपमेंट किट, यानी जो हमारे पास कोटलिन और जावा की कन्वर्जन करने के लिए या कंपाइल करने के लिए टूल चाहिए होता है ना, या कंपाइलर चाहिए होता है, उसको हम JDK बोलते हैं, जावा डेवलपमेंट किट। ये हमें इंस्टॉल करनी है। अब इसको आप डायरेक्टली भी जाके UI से भी कर सकते हो, जैसे हम लिखें JDK डाउनलोड, ये आ जाएंगे सारे वेरिएंट। उसमें से आपने जो सा वेरिएंट डाउनलोड करना है, विंडो पे, लिनक्स पे, मैक्स पे, उसके डाउनलोड पे क्लिक करेंगे तो वो जिप फाइल इस तरह डाउनलोड कर देगा। सही है, ये UI से है। अगर आपने UI से नहीं करना, फिर दूसरा ऑप्शन है कि आप वो जो कमांड दे रहे हैं उससे इंस्टॉलेशन कर लें। ठीक है, ये मैं कौन सी बता रहा हूँ आपको, CLI वाला तरीका बता रहा हूँ। तो एक तो हमें JDK इंस्टॉल करना है एंड्राइड की डेवलपमेंट के लिए। अगर iOS की डेवलपमेंट करनी है तो फिर iOS पे टैप करना पड़ेगा। तो अभी हम iOS की तो कर ही नहीं सकते, इसलिए हम एंड्राइड पे क्लिक कर रहे हैं। तो JDK इंस्टॉल करना है, फिर नोड इंस्टॉल करना है। तो नोड तो हमारे पास ऑलरेडी होगा, तो उसकी ज़रूरत नहीं है दोबारा इंस्टॉल करने। दोबारा भी चला दें, वो कहेगा कि ऑलरेडी इंस्टॉल्ड
है। अच्छा, उसके बाद वो कह रहा है कि इस वाले लिंक पे जाके एंड्रॉयड स्टूडियो डाउनलोड करना है। तो ये तो हम एंड्रॉयड स्टूडियो डायरेक्टली एंड्रॉयड स्टूडियो की वेबसाइट पे ये ले जाता है, डाउनलोड करते हैं तो इंस्टॉल हो जाता है। मेरे पास मोस्ट प्रोबेबली एंड्रॉयड स्टूडियो होगा, तो मेरे पास है, वो चल रहा है, मुझे वाला इंस्टॉल करने की ज़रूरत नहीं है। आपके पास नहीं होगा तो आप क्लिक करके इसको नेक्स्ट करके इंस्टॉल कर देंगे। अच्छा, उसके बाद इंस्टॉल करने के बाद वो कह रहा है कि जब ऑप्शंस आते हैं ना, तो उसमें आपने 3 चीज़ें ये चेक करनी है, यानी वो नेक्स्ट करते हुए ऑप्शंस आते हैं, तो उसमें से चेक करना है कि एंड्रॉयड स्टूडियो भी मॉक है, एंड्रॉयड एचडीके प्लेटफॉर्म भी मार्क है, और एंड्रॉयड वर्चुअल डिवाइसेस भी मार्क है, यानी ये तीनों चीज़ें हमें डाउनलोड करनी है। अच्छा, ये आती कहाँ से हैं? ये मेरे ख्याल से, अगर मैं अभी आपको दिखा पाऊँ, ये अगर आपने एंड्रॉयड को नेक्स्ट करके कर भी दिया है ना, अगर नेक्स्ट, तो स्टिल आप इसको लेके आ सकते हो। कहाँ से? इसकी ये सेटिंग्स ओपन की हमने यहाँ से, ईवीडी मैनेजर कहीं से ओपन होता है, या इसको ओपन कर लेते हैं किसी भी प्रोजेक्ट को, तो स्टिल हम उसको, उस पॉपअप को लेके आ सकते हैं अगेन, जिसकी मदद से हम चीज़ें इंस्टॉल करते हैं। इसको ये एचडीके मैनेजर बोलते हैं। ये यहाँ पे यार बहुत छोटा सा आइकन है, लेकिन मोबाइल वाले आइकन के साथ ये वाला पॉपअप है। तो इसमें वो कह रहा है कि आपने एंड्रॉयड एचडीके जो है वो सिलेक्ट करना है, चीज़ें सिलेक्ट करनी है। वो चूँकि मैंने इंस्टॉल किया हुआ है, वो ऑलरेडी बिल्ट इन सिलेक्टेड ही था। अच्छा, अब वो कह रहा है कि एंड्रॉयड स्टूडियो आप इंस्टॉल कर लेंगे, और एंड्रॉयड स्टूडियो इंस्टॉल, एंड्रॉयड एचडीके, वो सारी चीज़ें इसमें हो जाएंगी। अच्छा, उसके बाद वो कह रहा है कि एचडीके मैनेजर में जाना है। तो मैंने ये एचडीके मैनेजर यहाँ पे खोला था ना, ये वाला, इसके अंदर जाना है। इसके अंदर जाके क्या काम करना है, आपने सिलेक्ट दी एचडीके प्लेटफॉर्म टैब। तो इसमें अगर आप देखें तो मेरे पास 3 टैब आ रही है, एचडीके प्लेटफॉर्म, एचडीके टूल और एचडीके अपडेटेड साइट। तो उसने क्या बोला, एचडीके प्लेटफॉर्म पे सिलेक्ट करना है। उसके बाद उसने क्या बोला है, देन चेक द बॉक्स नेक्स्ट टू शो पैकेजेस डिटेल। तो इसके ऊपर आएंगे, शो पैकेजेस डिटेल पे मैंने ऑलरेडी क्लिक कर, आपके पास ऐसे होगा, इसको क्लिक करेंगे, ये ऐसे आ जाएगा, शो पैकेजेस डिटेल इन दी बॉटम राइट कॉर्नर। ठीक है, लुक फॉर एंड एक्सपैंड दी एंड्रॉयड स्टूडियो 14। इसको कह रहा है एक्सपैंड करो, तो एंड्रॉयड स्टूडियो 14 को फाइंड करो। अच्छा, मेरे पास एंड्रॉयड स्टूडियो 14 आ ही नहीं रहा, हो सकता है चूँकि मैंने पुराना एंड्रॉयड स्टूडियो किया होगा, अपडेट नहीं किया, लेकिन लेटेस्ट वाला करूँगा तो मेरे पास एंड्रॉयड स्टूडियो भी 14 भी आ जाएगा। अच्छा, उसके बाद वो क्या कर रहा है, एंड्रॉयड स्टूडियो करके 14 सेलेक्ट करना है। एंड्रॉयड एचडीके प्लेटफॉर्म 34, इसको चेक करना है, एंड्रॉयड एचडीके प्लेटफॉर्म 34। तो मैं 13 में ही कर लेता हूँ, जैसे एंड्रॉयड एचडीके प्लेटफॉर्म 33 है, क्योंकि मैं 13 पे हूँ, तो 14 के अंदर वो क्या आ जाएगी, ऑप्शन है 34। उसको कह रहा है चेक करना है, तो उसको मैंने चेक किया हुआ है, क्योंकि मैंने पुराना सेटअप किया था ना। तो अब उसके बाद इंटेल आइटम सिस्टम इमेज, या इसको आपने, वो कह रहा है चेक करना है। तो ये 2 चीज़ें आ रही हैं यहाँ पे, इंटेल की कुछ चीज़ें आ जाएंगी नीचे, ये गूगल की हैं, तो या इंटेल वाली X44 सिस्टम इमेज, इसको क्लिक कर लो, या गूगल वाली को कर लो। तो मैं इसको क्लिक कर लेता हूँ ऐसे, ये 2 चीज़ें वो कह रहा है क्लिक करो। उसके बाद नेक्स्ट करके सिलेक्ट करना है कुछ और, एचडीके प्लेटफॉर्म के अंदर जाना है, एंड्रॉयड बिल्ड टूल एंट्री मेक श्योर 34.4 इज सिलेक्टेड। तो एंड्रॉयड एचडीके टूल 34.4 इज सिलेक्टेड, मेरे पास सिलेक्टेड है ऑलरेडी। अच्छा, उसके बाद वो क्या कह रहा है, विंडो के अंदर जाना है, कंट्रोल पैनल के अंदर, फिर यूज़र अकाउंट में जाना है, एंड देन अगेन यूज़र अकाउंट्स में, फिर चेंज माई इन्वायरमेंट वेरिएबल, वहाँ पे न्यू पे क्लिक करना है और एक वेरिएबल क्रिएट करना है एंड्रॉयड होम का। उसमें जो वैल्यू डालनी है वो सी यूज़र, आपके यूज़र का नाम, ऐप डाटा, लोकल एंड्रॉयड और एचडीके, ये भी आपने एक सेव करना है। उसके बाद ये चीज़ें इसमें हमारे पास ऐड ऑन हो जाएंगे। उसके बाद ये कुछ ऑप्शन और आपको दे रहा है, इसको हम फॉलो करेंगे सारी। उसके बाद वर्चुअल फ़ोन, फिजिकल फ़ोन करना है या वर्चुअल, वो मैंने आपको साइंस बताई है, उनमें क्या फ़र्क है, और आपका सेटअप हो जाएगा। लेकिन आज का हमारा टारगेट ये नहीं है, मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया है, वो इसलिए ताकि कल के लिए आपने कोशिश करनी है कि CLI का सेटअप
करके लेके आएँ, ताकि अगर कोई क्वेश्चन आएंगे उसको हम यहाँ पे रिजॉल्व कर लेंगे। हो सकता है किसी का विंडो वाला पीसी यहाँ पे कनेक्ट कर लें, क्योंकि मैं इन सारी चीज़ों को रेप्लिकेट नहीं कर सकता क्योंकि मेरे पास विंडो नहीं है। अगर आपका किसी का पीसी होगा जिसमें इंस्टॉल नहीं हो रहा, हम उसमें ट्राई कर लेंगे। लेकिन उन सारी चीज़ों को, इस सारी डॉक्यूमेंटेशन को आपने 1 बाय 1 फॉलो करना है। फॉलो करके ये सारी इंस्टॉल, मुश्किल नहीं है ना, स्टेप बता रहा है, ये पहला स्टेप करना है, ये दूसरा स्टेप करना है, तीसरा करना है, ये सारे स्टेप आपने करके लेके आने हैं ताकि मेजर चीज़ें हमारे पास इंस्टॉल हो जाएं CLI के अंदर भी। अच्छा, अब चूंकि हम CLI वाला सेटअप नहीं कर पा रहे तो हम तो जाएंगे अभी एक्सपो के अंदर, ताकि हम एक्सपो, एक फ़ायदा ये भी है कि हमारे सब PCs पे चल जाएगी, जिनके स्लो भी हैं उन पे भी चल जाएगी, और दूसरा फ़ायदा ये है कि हम एटलीस्ट उस पर हेलो वर्ड तो कर सकते हैं, हमें इशू नहीं आएंगे। तो हम क्या करते हैं, हम जाते हैं सेटअप इन्वायरमेंट एक्सपो के ऊपर। अच्छा, उसके लिए वो क्या कह रहा है, आपने एंड्रॉयड डिवाइस पे जाना है, iOS डिवाइस पे जाना है, एंड्रॉयड इमूलेटर पे जाना है या iOS सिमुलेटर पे जाना है। ये 4 ऑप्शन क्यों दे रहा है? पहले 2 फिजिकल के हैं, दूसरे 2 वर्चुअल के हैं। तो पहले 2 यानी फिजिकल फ़ोन, वो फिजिकल वो चीज़ें जानी है या वर्चुअल पे जाना है। तो मैं उसको कह देता हूँ iOS सिमुलेटर पे जाना है, क्योंकि मेरे पास सिमुलेटर ऑलरेडी चल रहा है। फिर वो कह रहा है कि एक्सपो गो में जाना है। एक्सपो गो यानी आपको कुछ भी इंस्टॉल करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, हर चीज़ सेटअप इसने खुद से EAS क्लाउड के ऊपर सारा सेटअप कर देगा ये। अच्छा, एक क्वेश्चन आप और भी पूछ सकते हैं। लेट्स सपोज हम एक्सपो यूज़ कर रहे हैं, तो मैंने आपको बोला अगर आपके पास आईफोन है और मैक OS नहीं है, यानी आपके पास मैकबुक नहीं है, तो स्टिल आप iOS की आउटपुट देख सकते हैं। क्या हम इस केस के अंदर हम अपने ऐप स्टोर के ऊपर भी ऐप को लॉन्च कर सकते हैं या नहीं? वो भी कर सकते हैं। लाइक अगर आपके पास एक्सपो की मदद से, अगर आपके पास मैक OS नहीं भी है, आप विंडो के ऊपर रहते हुए ऐप स्टोर यानी एप्पल के स्टोर के ऊपर भी ऐप को लॉन्च कर सकते हो। उसके लिए मैंने बोला था ना आपको कि $100 वाला अकाउंट चाहिए, वो तो रिक्वायर्ड है, फिर ही लॉन्च कर सकते हैं ना। लेकिन स्टिल हम कर सकते हैं, उसके लिए आपको मैकबुक की ज़रूरत नहीं है। इन शॉर्ट ये है कि अगर आपके पास आईफोन है तो आप एक पूरी iOS ऐप बना के, एंड्रॉयड ऐप बना के एक्सपो की मदद से iOS को, उसकी आउटपुट भी देख सकते हो और उसको लॉन्च भी कर सकते हैं। और अगर वो नहीं है तो वर्चुअल फ़ोन क्रिएट करने के तो ऑप्शन ऑलरेडी अवेलेबल हैं, वो तो हम किसी भी टूल से क्रिएट कर सकते हैं। लेकिन उसकी CLI की डेवलपमेंट iOS की नहीं कर सकते। तो उसकी रीज़न ये है कि एक्सकोड रिक्वायर्ड है, और एक्सकोड जब नहीं होगा वो तो सिर्फ मैक में ही हो सकता है। अच्छा, अब एक्सपो को जा रहा है, अब उसकी मदद से हम जो है वो एंड्रॉयड स्टूडियो करेंगे तो वो डिफरेंट ऑप्शन जो है हमें दे रहा है सेटअप करने के। iOS करेंगे तो वो डिफरेंट सेटअप करने की ऑप्शन दे रहा है। तो ये हमने बस एंड्रॉयड, चूँकि हम तो एंड्रॉयड, या तो आप फिजिकल फ़ोन सेलेक्ट करोगे या एंड्रॉयड इमूलेटर सेलेक्ट करोगे, इन दोनों में से एक का ऑप्शन चूज़ होना ज़रूरी है। अच्छा, उसके बाद स्टार्ट डेवलपिंग के ऊपर हम क्लिक करेंगे। हमें करना ये है कि npx एक्सपो स्टार्ट। अच्छा, स्टार्ट से पहले मेरे ख्याल से हमें इनिट भी करना पड़ेगा। क्रिएट दी प्रोजेक्ट पे क्लिक करेंगे, नज़र आ रहा है ना आप लोगों को, एक्सपो docs.expo.dev गेटिंग स्टार्टेड क्रिएट अ प्रोजेक्ट। इंट्रोडक्शन में तो वो इंट्रोडक्शन देगा बेसिक, जो मैंने आपको एक्सप्लेन किया है। वही आल्सो मेक एक्सपो एप्लीकेशन सर्विस सेटअप से दैट कम्प्लीमेंट द एक्सपो फ्रेमवर्क इन ईच स्टेप ऑफ डेवलपमेंट प्रोसेस। वही जो मैंने आपको, एक्चुअली इसका क्लाउड है जिसके ऊपर ये काम करता है। तो उसके बाद क्रिएट अ न्यू प्रोजेक्ट पे क्लिक करेंगे। प्रोजेक्ट पे क्लिक करने के लिए आपके पास कह रहा है नोड होना चाहिए या मैक या विंडो होनी चाहिए, चीज़ें होनी चाहिए। मतलब कमांड इसकी सेम है, आप किसी भी प्लेटफॉर्म पे रन कर सकते हो। तो हम रन करेंगे। अब npx वाली कमांड है, npx वाली आपको पता है कमांड, उसके लिए कुछ भी इंस्टॉल होना ज़रूरी नहीं है, आपने बस ये कमांड चलानी है और आपकी ऐप क्रिएट हो जाएगी। तो हम यहाँ पे इसको क्लिक करते हैं, अपने प्रोजेक्ट फोल्डर में आ जाते हैं, टीचिंग में 7 में, और यहाँ पे एक फ़ोल्डर बना लेते हैं रिएक्ट नेटिव का, ठीक है।
और रिएक्ट नेटिव के फोल्डर के अंदर हम CLI ओपन कर लेते हैं और उसके अंदर हम npx create react ऐप जो है वो क्लिक करते हैं। वो कह रहा है वर्जन इंस्टॉल करना है, मैंने कहा कर लो। अच्छा, उसके बाद अब वो क्या है, ऐप का नाम क्या रखना है, तो हम इसका नाम रख देते हैं एक्सपो ऐप, क्योंकि हम एक्सपो की ऐप की प्रैक्टिस कर लें। इसी तरह CLI ऐप रख लेंगे कल को, ताकि जो CLI की प्रैक्टिस करेंगे। आप लोग अपने हिसाब से प्रोजेक्ट क्रिएट कर सकते हैं। अब ये प्रोजेक्ट क्रिएट हो रहा है, मतलब कोई, मैंने समझो हम एक्सपो कर रहे हैं, आपका लैपटॉप में कोई इंस्टॉलेशन नहीं है, सिर्फ नोड इंस्टॉल्ड है, आप ये वाली कमांड चलाएंगे तो ये नेक्स्ट प्रोसीजर जो है वो शुरू कर देगा। यानी ये समझो जिस तरह रिएक्ट के अंदर क्रिएट रिएक्ट ऐप की कमांड चलाई और npm स्टार्ट किया, इसी तरह ही ये बस इसकी ऐप चलाई, ये प्रोजेक्ट पूरा सेटअप कर देगा और हम एक कमांड चलाएंगे तो हमारी एप्लीकेशन भी चल जाएगी। सही है। अच्छा, अब ये जो है डेफिनेटली इंस्टॉल कर रहा है, कुछ चीज़ें सेटअप कर रहा है, नोड मॉड्यूल बनाएगा, प्रोजेक्ट फोल्डर बनाएगा, उसके बाद फिर हम ऑनवर्ड इसको लेके चलेंगे। मुश्किल तो नहीं लग रहा ना अभी तक? एक्सपो में भी काम करने में मसला नहीं है, मैंने आपको एक्सप्लेन किया क्यों, क्योंकि किसी भी स्टेज के ऊपर CLI में कन्वर्ट कर सकते हैं। उसको बोलते हैं एक्सपो एजेक्ट। क्या बोलते हैं? कि एक्सपो से हम एजेक्ट कर रहे हैं। एजेक्ट, जब हम एक्सपो एजेक्ट की कमांड चला देते हैं तो होता क्या है, हमारा एक्सपो का प्रोजेक्ट CLI का प्रोजेक्ट बन जाता है। CLI और एक्सपो के प्रोजेक्ट में फ़र्क क्या है मैं बताऊंगा। एक्सपो के प्रोजेक्ट में एंड्रॉयड और iOS के फोल्डर्स नहीं होते, यानी नेटिव डेवलपमेंट नहीं होती, लेकिन जो CLI है वो क्योंकि लोकल एंड्रॉयड स्टूडियो और एक्सकोड से बिल्ड बनाता है तो उसको चाहिए होता है, और जब हम एजेक्ट करते हैं तो फिर वो भी फोल्डर्स आ जाते हैं। अब ये एप्लीकेशन बन गई है तो वो कह रहा है CD एक्सपो के अंदर आप मूव कर जाओ। उसमें मूव करके npm रन एंड्रॉयड में रन कर देगा, npm रन iOS। अच्छा, एक्सपो का मजा है ये वेब में भी दिखा देता है आपको आउटपुट। एक्सपो npm रन वेब, वो आपकी आउटपुट वेब में दिखा देगा। तो हम तो iOS करेंगे या एंड्रॉयड करेंगे, दोनों ही एक दफ़ा करके देख लेंगे, कोई इशू नहीं है। उससे पहले हम देखेंगे कि इसने जो फोल्डर बनाया है उसमें ऐसी इसमें क्या चीज़ें हैं। जैसे हम रिएक्ट का फोल्डर बनाया था तो हम समझते थे उसके अंदर कौन कौन सी ऐसी फाइलें हैं, फोल्डर हैं, ताकि हमें कंसेप्ट बनना शुरू हो। तो इसके अंदर हम समझेंगे कि क्या क्या चीज़ें। अब यहाँ पे देखो, सबसे पहले अगर हम जो नोटिस करें तो इसके अंदर एंड्रॉयड और iOS का फोल्डर नहीं है। अगर हम CLI से बनाते तो एंड्रॉयड और iOS का फोल्डर होता। वो क्यों होता है? क्योंकि उसने ब्रिज बनाना होता है और नेटिव बिल्ड बनाना होता है। वो फिर एक्सकोड और एंड्रॉयड स्टूडियो उसके लिए रिक्वायर्ड होता है। इसके लिए नहीं है क्योंकि इसने बिल्ड कहाँ से बनाना है? क्लाउड से। इसने सारी फाइलें क्लाउड पे भेजनी है, वहाँ से बिल्ड हमारे फ़ोन के ऊपर ला के इंस्टॉल करना है, इसलिए इसको रिक्वायर्ड नहीं है। दूसरा, इसके अंदर अगर हम देखें एज यूजुअल TS कन्फिग फाइल ये क्या कर रही होगी? TS की कन्फिग्रेशन, टाइप्स की कन्फिग्रेशन का सेटअप करने के लिए, रीडमी फाइल ये प्रोजेक्ट की डॉक्यूमेंटेशन डालने के लिए, पैकेजेशन, सारे पैकेजेस जो भी हैं जो रिक्वायर्ड थे वो सारे इसने इंस्टॉल कर दिए। पैकेज लॉग फाइल यानी फर्दर डिपेंडेंसी, एक डिपेंडेंसी है हमारी एक्सपो। अब एक्सपो की जिस पे डिपेंडेंसी है वो लॉग फाइल में आ जाता है। ऐप जेसन के अंदर एक्सपो की कन्फिग्रेशंस आती हैं। जिस तरह नेक्स्ट जेएस के अंदर वो कन्फिग्रेशन फाइल नहीं थी, नेक्स्ट कन्फिग फाइल, उसमें क्या होता है कि नेक्स्ट जेएस लेवल की कन्फिग्रेशन, इसी तरह एक्सपो लेवल की कन्फिग्रेशन लाइक ऐप आइकन और इस तरह की चीज़ें। यानी ये जो हम ऐप इंस्टॉल करते हैं तो उसके अंदर जो हमारे पास ये आइकन है ना, आइकन, ये आइकन हम यहाँ पे सेट कर रहे हैं, इसकी कन्फिग्रेशन। हर एप्लीकेशन का एक बिल्ड हो, यानी एक उसका स्कीम नंबर होता है, जैसे myapp.com या कुछ इस तरह करके ना, तो वो स्कीम नंबर क्या होगा, हमारी एप्लीकेशन का स्लग क्या होगा, नेम क्या होगा, वर्जन, ओरिएंटेशन, हम पोर्ट्रेट को सपोर्ट कर रहे हैं, लैंडस्केप को सपोर्ट कर रहे हैं, और बहुत सारी इसमें यानी डिटेल चीज़ें हैं जो एक्सपो लेवल पे हमें रिक्वायर्ड है। सही है। तो एक्सपो का समझो, अगर कोई पूछे आपको एक्सपो का हमने प्रोजेक्ट बनाया हुआ है, उसका नाम चेंज करना है और उसका आइकन चेंज करना है, तो किस फाइल से होगा?
app.json से। यानी ये जो नाम है और ये जो आइकन है वो दोनों चीज़ें इस पे डिपेंड करती हैं जो हमने यहाँ पे लिखी हैं, ठीक है। तो वो इजीली है, यहाँ से चेंज करें तो वो चेंज हो जाता है। गिट इग्नोर, जो चीज़ें हमने अपलोड नहीं करनी। अच्छा, स्क्रिप्ट का फोल्डर, इससे ये थोड़ी इसने स्क्रिप्ट लिखी हुई हैं कन्वर्जन वगैरह करने के लिए वेब वगैरह की, वो हमें अभी रिक्वायर्ड नहीं है। हुक्स क्या करती होंगी, जो बिल्ट इन हम स्टेट्स बनाते हैं, ये कस्टम हुक्स इसको बोलते हैं, ये उसने कुछ डिफाइन किए हैं, इस पर हम स्टडी कर लेंगे। कांस्टेंट, कलर्स वगैरह का कांस्टेंट। अब इसकी खूबसूरती ये है कि इसने ना कुछ कंपोनेंट्स वगैरह पूरा एक प्रोजेक्ट फोल्डर एक तरह से बना के दे दिया हमें, ये सारे कंपोनेंट चीज़ें। ये नाम फाइलों के बड़े क्यों रखे हुए हैं उसने, क्योंकि ये रिएक्ट का कंपोनेंट है इसलिए। अच्छा, एसेट्स के अंदर एसेट्स वगैरह चीज़ें, ऐप के अंदर इसकी स्क्रीन्स आती हैं, स्क्रीन, नेविगेशन, वो सारी चीज़ें जो हैं वो ऐप के फोल्डर के अंदर होती हैं। जिस तरह ये नेक्स्ट और ऐप का, जिस तरह नेक्स्ट के अंदर ऐप का फोल्डर नहीं है, इसी तरह एक्सपो के अंदर ऐप का जो फोल्डर है ना वो नेविगेशन पर्पस के लिए इस्तेमाल होता है। लाइक हम अगर वहाँ पे एक फोल्डर बनाते थे तो ये क्या, वहाँ पे वो क्या करता था, उसका एक राउट बना देता था। यहाँ पे हम अगर कोई स्क्रीन बनाएंगे ये उसका एक राउट बना देगा, और इसकी उधर हम यानी एक हमने सारी ऐप एक ही स्क्रीन पे तो नहीं ना डिज़ाइन करनी, मल्टीपल स्क्रीन, जैसे लॉगिन, साइन अप, जब एक स्क्रीन से दूसरी स्क्रीन में जाना है तो हम जा सकते हैं। वो एक्सपो की समझो बिल्ट इन ही सारी चीज़ें सेटअप हैं। तो वो इस वाली फाइल के अंदर सारे स्टैक वगैरह चीज़ें जो हैं वो सेटअप हैं, उसको हम बोलते हैं एक्सपो राउटर। जिस तरह रिएक्ट राउटर डोम था ना, तो इसमें क्या है, लाइब्रेरी का नाम एक्सपो राउटर, उसका नाम क्या है, एक्सपो राउटर। तो वो उसमें सारा, यानी इसके अंदर जब हम फाइल्स जैसे टैब्स बनानी है, ये इसने टैब्स बनाई हैं, इसी तरह हमने कोई नॉर्मल स्क्रीन्स बनानी है, तो वो हम सारी इस एक्सपो के ऐप के फोल्डर के अंदर बनाएंगे ताकि वो हमारी नेविगेशन ऑटोमेटिकली हो जाए, उसको हमें करने की ज़रूरत ना पड़े। अच्छा, CLI में ये ऑप्शन नहीं है, जिस तरह रिएक्ट में ऑप्शन नहीं था ना, नेक्स्ट में बिल्ट इन ऑप्शन था लेकिन रिएक्ट में बिल्ट इन ऑप्शन नहीं है। फिर हम क्या यूज़ करते थे, रिएक्ट राउटर डोम करते थे। इसी तरह अगर हम रिएक्ट नेटिव CLI इंस्टॉल करते हैं तो उसमें नेविगेशन का बिल्ट इन फीचर नहीं है, नेविगेशन का बिल्ट इन, जिस तरह रिएक्ट में बिल्ट इन फीचर नहीं है तो रिएक्ट में रिएक्ट राउटर डोम यूज करते थे, रिएक्ट नेटिव में रिएक्ट नेविगेशन, उसका नाम ही लाइब्रेरी का है रिएक्ट नेविगेशन, वो यूज। अच्छा, वो एक्सपो में भी यूज कर सकते हैं, लेकिन एक्सपो वालों ने अपना बिल्ट इन भी सेटअप बना लिया, जैसे मैंने बताया उसको एक्सपो राउटर का वो नाम दे रहे हैं, वो बिल्ट इन है उनका। तो हम यूज करें, अगर हम CLI यूज करेंगे तो हम लिखेंगे रिएक्ट नेविगेशन। बहुत सारी है लेकिन जो सबसे ज्यादा फेमस है वो रिएक्ट नेविगेशन है। ये लिख रहा है ना कि एक्सपो और रिएक्ट नेटिव ऐप्स की राउटिंग और नेविगेशन के लिए ये लाइब्रेरी है, लेकिन एक्सपो में जैसे बता रहा हूँ बिल्ट इन भी है और रिएक्ट नेविगेशन का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर हम CLI में होते तो फिर हमें नेविगेशन बिल्कुल ही नहीं मिलती, फिर हम क्या इंस्टॉल करते, रिएक्ट नेविगेशन, जिस तरह हम रिएक्ट में रिएक्ट राउटर डोम करते हैं। लेकिन चूंकि रिएक्ट से एक आगे नेक्स्ट JS है तो उसने बिल्ट इन फीचर दिया हुआ है, इसी तरह रिएक्ट नेटिव से एक स्टेप ईजियर है वो एक्सपो है, और एक्सपो ने अपना बिल्ट इन फीचर दिया हुआ है जिसको एक्सपो राउटर बोलते हैं। उसमें वो सारी उसकी फोल्डर स्ट्रक्चर की स्कीम है और उसकी कि कैसे फोल्डर बनाने हैं सारी चीज़ें, और उसी के मुताबिक फिर उसकी नेविगेशन भी चलती है। इतनी समझ आ गई आपको? ज़्यादा इन्फॉर्मेशन तो नहीं है ना, सिर्फ बातें ही हैं। मतलब देखो, काम की जब तक आपको ग्राउंड्स नहीं क्लियर होंगे ना, जब आपको सारी ये बातें नहीं पता होंगी, आप मेक सेंस नहीं कर पाएंगे कि क्या बात हो रही है, ये ऐसा क्यों हो रहा है। इसलिए मैं थोड़ा सा डिटेल में लेके जा रहा हूँ, आपको सेंस बने कि मोबाइल डेवलपमेंट में क्या क्या चीज़ें होती हैं। वो इसीलिए इतनी हमने वो थ्योरी भी पढ़ी और सारी चीज़ें, उसका मकसद क्या था, ताकि आप लोगों के अंदर एक क्लैरिटी आए कि रिएक्ट नेटिव के अंदर कैसे काम होता है। यानी एक रिएक्ट का डेवलपर है, रिएक्ट नेटिव में शिफ्ट होना है, एक वेब एक लहदा दुनिया, मोबाइल एक लहदा दुनिया है, तो उसने वेब से मोबाइल में आना है तो उसको मोबाइल डेवलपमेंट की दुनिया का पता होना चाहिए, फिर ही वो मोबाइल ऐप्स बना सकता है, उसको एक्सपोजर होगा। सही है?
तो इसलिए हम इतनी डिटेल में जा रहे हैं, लेकिन जल्दी चीज़ें हो जाएंगी, इतना इशू नहीं है। तो ये नेविगेशन दिखा रहा है कि ये टैब्स बना सकते हैं, स्टैक नेविगेशन, एक स्क्रीन से दूसरी स्क्रीन में जा सकते हैं। क्योंकि हम एक्सपो में हैं तो हम उसकी पहले बिल्ट इन यूज़ कर लेते हैं। जब हम कल को रिएक्ट नेटिव CLI का प्रोजेक्ट बनाएंगे फिर हम रिएक्ट नेविगेशन का भी सेटअप करके देख लेंगे, इतना इशू नहीं है, ईजी है। अच्छा ये हो गया। उसके अलावा हम कहाँ पे थे, फोल्डर स्ट्रक्चर में थे। ये हो गया। एसेट्स के अंदर आपको पता है ऐप के अंदर तो नेविगेशन का सारा सेटअप आ जाएगा। एसेट्स के यानी नेविगेशन और स्क्रीन सारी बनेगी। जिस तरह हम पेजेस का फोल्डर बनाते थे ना उसके अंदर, तो नेक्स्ट और इसके अंदर हम ऐप का फोल्डर बनाते हैं और उसमें स्क्रीन्स बनाते हैं या पेजेस बनाते हैं। मोबाइल होगा तो हम स्क्रीन का वर्ड यूज़ करते हैं क्योंकि पेज ना वेब पेज से निकला है। पेज जब हम बोलते हैं ना पेज तो मतलब वेब पेज, जब हम स्क्रीन बोलते हैं मतलब मोबाइल स्क्रीन। तो बात एक ही है, यानी एक जो यूज़र इंटरफेस जो यूज़र को नज़र आ रहा है वो चीज़। तो मोबाइल होगा तो आपने वर्ड स्क्रीन बोलना है और वेब होगा तो वर्ड पेज बोलना है। तो ये बात एक ही है, लेकिन टर्मिनोलॉजी वेब मोबाइल में आगे थोड़ी चेंज हो जाती है, तो उसको हमें साथ में फिगर आउट करना है। अच्छा अब हमारे पास ऐप का ये सारे समझ आ गया ना। अच्छा अब हमारे लिए हेलो वर्ल्ड डेफिनेटली हमें तो सबसे पहले अपनी वो स्क्रीन ढूंढनी है ना जो सबसे पहले चल रही है, जिसकी आउटपुट सबसे पहले आती है, वो वाली स्क्रीन हमें फिगर आउट करनी है। तो हमारे पास ये इंडेक्स स्क्रीन करके स्क्रीन है और इसके अंदर जो जो चीज़ें हैं वो डेफिनेटली हमारे पास आ रही होंगी। कुछ चीज़ें हम यहाँ से रिमूव कर देंगे क्योंकि हमें वो वाली चीज़ें रिक्वायर्ड नहीं है अभी के लिए, प्रैक्टिस करने के लिए एटलीस्ट वो चीज़ें रिक्वायर्ड नहीं है। तो हम वो सारी चीज़ें जो हैं वो रिमूव कर देंगे, लेकिन अभी जब हम हेलो वर्ल्ड कर लेंगे उसके बाद। तो बेसिक फोल्डर स्ट्रक्चर समझ आ गया। अब उसने जब हमने प्रोजेक्ट क्रिएट किया था तो उसने कहा था कि CD प्रोजेक्ट फोल्डर में एंड्रॉयड में करना है ये कमांड, iOS में करना है तो ये कमांड। तो हम करेंगे npm run iOS ताकि ये iOS के अंदर मेरा प्रोजेक्ट जो है वो क्रिएट करते। और इसी तरह हम एक अदद जो है वो एंड्रॉयड की भी चला लेंगे, पहले iOS जो है वो बिल्ड हो जाए। समझो ये अब ये थोड़ा सा टाइम क्यों ले रहा है, क्योंकि समझो ये क्लाउड से बात कर रहा है और उसका बिल्ड बनाएगा, बिल्ड बना के फिर मेरे सिमुलेटर वगैरह के ऊपर आके जो है वो सेटअप करेगा। जैसे ये हो जाएगा फिर हम npm run एंड्रॉयड करेंगे तो वो एंड्रॉयड का भी सेटअप अब उसको आईफोन मिल गया, iPhone 15 Pro Max, क्योंकि हमने वो इंस्टॉल चलाया हुआ था। जो चलाया हुआ ना वो उसको मिल जाता है, उसको मिल गया। तो अब वो क्या कर रहा है, उस पर अपनी एक्सपो गो ऐप चला रहा है। यानी समझो इसने बिल्ड जो है वो मैंने आपको बोला था ये लोकल में तो बनाता नहीं है, क्लाउड पे बनाता है। तो उसको चलाने के लिए इसको एक ऐप की ज़रूरत होती है, एक्सपो गो ऐप, ये बिल्ट इन उसको चला देता है। अब ये इसने किया तो यहाँ पे मेरी सारी एप्लीकेशन वगैरह चल गई और आउटपुट भी जैसे ये कंप्लीट हो जाएगा सारी ये आउटपुट भी ये आ गई, एक्सपो की ऐप बन गई और मेरे पास चल रही है iOS के अंदर। अब यहाँ पे कुछ कमांड दे रहा है, कह रहा है कि प्रेस A, अगर आपने एंड्रॉइड ओपन करना है तो प्रेस A, I करना है तो ओपन iOS सिमुलेटर, W ओपन वेब, J ओपन डीबगर, R ओपन रीलोड। हम इसको बहुत यूज़ करेंगे। अगर आप देखें तो इससे क्या होता है, R दबाऊंगा ना मैं तो ऐप को ये मैंने कुछ चेंजेस किए हैं तो मैं R दबाऊंगा ताकि वो रीलोड हो, रिफ्रेश हो। उसके बाद मोर टूल ओ मीन ओपन प्रोजेक्ट एडिटर, वो हमने किया हुआ जरूरत। तो सबसे ज़्यादा ज़रूरी बात है ना R प्रेस करना है, R से क्या होता है ऐप रिफ्रेश हो जाती है। अच्छा अब हमें अगर एंड्रॉयड चाहिए तो जिस तरह उसने इसकी कमांड दी थी उसी तरह एंड्रॉयड की कमांड भी आ जाएगी हमारे पास, तो ये उसको भी सेटअप जो है वो कर देगा। तो उसने क्या किया, ये मेरा फ़ोन जो वर्चुअल फ़ोन था ना एंड्रॉयड का, वो चूंकि मैंने बनाया हुआ था AVD मैनेजर से, एप्लीकेशन वर्चुअल डिवाइस के अंदर से, तो AVD के एप्लीकेशन वर्चुअल डिवाइस मैंने बनाई हुई थी, उसने उसी को ओपन कर दिया। सही है, ओपन करके उसके अंदर भी अब एक्सपो गो ऐप कर रहे हैं, क्योंकि देखो ये डायरेक्टली नहीं चला सकता है। यानी अगर हम CLI करते ना
तो हमारी जब हम फ़ोन में चलाते तो हमें बिल्कुल रूट में जिस तरह हमारा व्हाट्सएप ऐप है इस तरह एक आइकन बनता, लेकिन अगर हम एक्सपो से ऐप बनाएंगे तो उसको चलाने के लिए हम हमेशा एक्सपो गो ऐप में से उसको चला सकते हैं, मतलब रूट पे नहीं हमारे पास ऐप आ सकती। क्यों? क्योंकि अभी हमने वो एप्लीकेशन को बिल्ड नहीं किया, वो हम एक्सपो के इन्वायरमेंट के अंदर ही काम कर रहे हैं, इसलिए तो ये थोड़ा टाइम ले रहा है। तो ये इतने में सेटअप हो रहा है क्योंकि क्लाउड से इसने कनेक्ट होके वो सारा सेटअप करना होता है। तो अभी मेरे पास एंड्रॉयड में तो चल रही है। अब आपके पास फिजिकल फ़ोन है, ये आपको यहाँ पे क्या दे रहा है? QR कोड। आप अपने फ़ोन में जाएं, QR कोड स्कैन करें तो क्या होगा, आप एक्सपो गो ऐप आपके फ़ोन में भी इंस्टॉल हो जाएगी और उसमें आपकी आउटपुट आने लग जाएगी। लाइक आपके पास वर्चुअल डिवाइस नहीं है या आपके सिस्टम को स्लो कर रही है, तो आप क्या करो, यहाँ पे स्कैन करो आपके मोबाइल में एक्सपो गो और वहाँ पे आपको आउटपुट आने लग जाएगी। तो यहाँ पे भी अगर आप देखो तो पूरी दोनों में एंड्रॉयड और iOS दोनों में चल गई। और इसने एंड्रॉयड स्टूडियो और एक्सकोड का इस्तेमाल नहीं किया और ये बहुत लाइट वेट है। अभी थोड़ा हैवी वेट बन रहा है क्योंकि मैंने दोनों वर्चुअल डिवाइसेस क्रिएट कर लिए। अगर मेरे पास समझो एंड्रॉयड फ़ोन भी हो और एप्पल फ़ोन भी फिजिकली हो तो फिर तो मैंने वर्चुअल क्रिएट करने की ज़रूरत नहीं होगी। जब वर्चुअल नहीं होगी तो फिर समझो जिस तरह वेब चला रहे हैं वही उतनी ही एक्सपीरियंस और उतना ही फील हमारे पास आएगा। अच्छा, अब हमने क्या करना है, हम सिंपली इस वाली फाइल में जाते हैं। अगर हम देखें तो ये यही फाइल है, ट्राई स्टेप 1 ट्राई इट। तो स्टेप 1 ट्राई इट ढूंढते हैं, यहाँ पे कहीं लिखा हुआ है स्टेप 1 ट्राई इट लिखा हुआ है। तो हम क्या करते हैं, ये पूरे का पूरा कंपोनेंट ही उड़ा देते हैं। चलो यहाँ से पूरा उड़ाने से बजाय हम ये वाला सारा उड़ा देते हैं, जो हमें नहीं आता ना वो हम सारा उड़ा देते हैं यहाँ से। तो इशू नहीं है, मैंने को बोला था कि एक्सपो एंड्रॉयड स्टूडियो पे डिपेंडेंट नहीं, सिमुलेटर फिर भी चलता रहेगा। सिमुलेटर और इमुलेटर, देखो मेरे पास एक्सकोड नहीं चल रहा लेकिन वो डिवाइस चल रही है और इस वक्त मेरे पास एंड्रॉयड स्टूडियो भी नहीं चल रहा। नहीं, अगर आपने वर्चुअल डिवाइस क्रिएट की हुई है एंड्रॉयड स्टूडियो में तो वो किसी सी ड्राइव में एक फोल्डर में आपका इंफॉर्मेशन डाल देता है। जब एक्सपो से रन करते हैं ना तो उसको पता लग जाता है कि इसमें वर्चुअल डिवाइसेस क्रिएटेड है, ये खुद बैकग्राउंड में उसको रन कर देता है। मैंने अभी रन नहीं की जाके एंड्रॉयड स्टूडियो से, वो खुद ही रन हो गई, तो वो ऑटोमेटिकली रन कर देता है उसको। अगर नहीं हो रही तो आप मैनुअली जाके भी EVD मैनेजर से कर सकते हैं रन। समटाइम नहीं चल रही कमांड तो आप एंड्रॉयड स्टूडियो ओपन करें, AVD पे क्लिक करें, उस पर रन पे क्लिक करें, रन हो जाएगी। अच्छा, अब यहाँ से आपने सारा कुछ डिलीट कर दिया। हमने अब एक चीज़ रिएक्ट नेटिव और वेब में जो फ़र्क है ना वो उस पर हम आ जाते हैं। अब एक तो ये चीज़ है कि हम ये सारा ही कोड यहाँ से उठा देते हैं। हम रिएक्ट में कंपोनेंट बनाते थे ऐसे करते थे। अच्छा, बिल्कुल ऐसे ही बनेगा जैसे हम वेब में करते थे। यहाँ पे स्क्रीन का नाम आएगा, मैं होम स्क्रीन बोल देता हूँ उसको, कंपोनेंट के नाम की जगह पे यहाँ पे डिव आ रही है। अच्छा, अब रिएक्ट नेटिव में एक चीज़ समझनी है आपने, जो HTML के टैग है ना वो रिएक्ट नेटिव के टैग्स नहीं है। जो HTML के टैग हैं वो रिएक्ट नेटिव में नहीं चलते। अच्छा, उससे मिलते जुलते टैग चलते हैं। अगर आपने मटेरियल UI को याद करो, हमने देखा था तो मटेरियल UI क्या करता था, उसके अपने टैग थे, अपने कंपोनेंट थे, वो HTML के कंपोनेंट इस्तेमाल नहीं करता। इसी तरह जिस तरह मटेरियल UI ने अपने कंपोनेंट बनाए हुए थे, इसी तरह रिएक्ट नेटिव ने भी अपने कंपोनेंट बनाए हुए हैं। जैसे अगर हमने एक टेक्स्ट हेलो वर्ल्ड प्रिंट कराना है तो उसका एक कंपोनेंट है, उसको हम बोलते हैं टेक्स्ट। क्या बोलते हैं? टेक्स्ट फ्रॉम रिएक्ट नेटिव। तो मैं यहाँ पे लिख दूंगा टेक्स्ट और यहाँ पे लिख दूंगा हेलो वर्ल्ड और सेव करूंगा। और यहाँ पे अगर आप देख रहे हो इसके अंदर वो बिल्कुल ऊपर लग गया ना, बिल्कुल टॉप पे, अगर बिल्कुल यहाँ पे ये टेक्स्ट के ऊपर आ गया क्योंकि ये शुरू होता है थोड़ा सा ऊपर। अब अगर मुझे इसको थोड़ा नीचे लेके आना है तो क्या करना पड़ेगा? मार्जिन लगाना है। अब स्टाइल आ गया तो स्टाइल के लिए हम क्या यूज करते थे? अच्छा, अब वेब और इसकी CSS, हमने रिएक्ट में दो तरह की CSS पढ़ी थी। एक थी JSS जो कि सिर्फ
जावास्क्रिप्ट में लिखी जा सकती है, और एक थी नॉर्मल। CSS और JSS में क्या फर्क है? JSS में क्या होता है कि जहां पे हाइफन आ रहा है ना, उसको खत्म करके दूसरा वर्ड बड़ा कर देते हैं, यानी कैपिटलाइज कर देते हैं। जैसे मार्जिन टॉप, तो उनके दरमियान हाइफन आता है ना, तो हाइफन खत्म करके टी का क्या कर देना, कैपिटल। तो उसी तरह हम अप्लाई करते हैं। तो वो कैसे करते थे? स्टाइल और उसके बाद 2 दफा ब्रैकेट, ऐसे करते थे ना रेक्ट में भी, फिर मार्जिन और फिर टॉप और 30 पिक्सल 40 पिक्सल जितना भी देना है। तो पिक्सल लिखने की जरूरत नहीं है, ऑटो हो जाएगा। अब देखो नीचे आ गया ना, और अगर हम इसमें एंड्रॉयड में भी देखें तो नीचे आ गया। अब आपको थोड़ा सा फर्क भी फील हो रहा होगा, हमने मार्जिन दिया 30, iOS में इतना नीचे नहीं आया जितना एंड्रॉयड में। इसलिए आप लोग कह रहे थे ना कि क्या क्यों जरूरत होती है। कोड तो अभी भी देख रहे हैं सेम है, लेकिन थोड़ी बहुत डिफरेंसेस आ जाते हैं। अब इस डिफरेंस को कैसे फिर हम कंट्रोल करेंगे? इस डिफरेंस को कंट्रोल करने के लिए हमारे पास एक प्लेटफॉर्म करके हम कंडीशन लगा सकते हैं कि अगर प्लेटफॉर्म एंड्रॉइड है तो इतने पिक्सल, अगर प्लेटफॉर्म iOS है तो इतने पिक्सल। समझ आई? अच्छा, मतलब हमारे पास यहाँ पे टेक्स्ट के अंदर हमारे पास कंडीशन है, उसको क्या बोलते हैं? प्लेटफॉर्म। तो अगर हम उसको कह दें कि अगर प्लेटफॉर्म डॉट OS, अगर हमारा प्लेटफॉर्म डॉट OS iOS है तो इतने पिक्सल कर दो, अगर एंड्रॉइड है तो इतने पिक्सल कर दो। तो उसकी हम कंडीशन यहाँ पे बना सकते हैं प्लेटफॉर्म डॉट OS करके। हमें प्लेटफॉर्म यानी बताता है कि OS इस वक्त आप किस OS पे ये कोड चल रहा है, तो प्लेटफॉर्म वो बता देता है, वो भी रिएक्ट नेटिव से निकलता है। तो अभी समझ आ गई? तो अब हमारे पास HTML में H1 होता था, P टैग होता था, H1 से H6। यहाँ पे सब कुछ क्या है? टेक्स्ट है, नथिंग एल्स। इसी को ही आपने बोल्ड करना है, इसी को बड़ा करना है, इसी को छोटा करना है। टेक्स्ट के अलावा कोई और ऑप्शन अवेलेबल नहीं है। इसी तरह अब वहां पे एक टेक्स्ट यानी जितनी भी चीजें आपने टेक्स्ट दिखाने की चीजें थी ना वहां पे, जैसे लिस्ट बनाते थे, जैसे जितनी भी चीजें, वो सब किस में होनी है? टेक्स्ट में होनी है। एक ही टैग है टेक्स्ट। अब एक दूसरा टैग डेफिनेटली होगा, जिस तरह वहां पे एक तो H1 H2 का टैग होता था, उसके ऊपर हम लगाते थे डिव। डिव क्यों लगाते थे? ताकि लेआउट कर सकें चीजें। तो वहां पे डिव टैग है, यहाँ पे व्यू टैग है, उसको क्या बोलते हैं? व्यू। क्या बोलते हैं? व्यू। तो टेक्स्ट के ऊपर क्या आ सकता है? व्यू आ सकता है। क्या आ सकता है? व्यू आ सकता है। तो इस टेक्स्ट को यहां से कॉपी करके इसके अंदर यहाँ पे आके व्यू में लगा दिया मैंने। हाँ, ब्लॉक लेवल, यानी टेक्स्ट इनलाइन है, आप ऐसे समझ लो, और व्यू जो है वो ब्लॉक लेवल है। अब आसानी के लिए अगर आपने समझना है तो समझो डिव का मुतबादल क्या है? व्यू। और बाकी जितने भी टेक्सचुअल टैग थे उनका मुतबादल क्या है? टेक्स्ट टैग। तो ये 2 टैग हैं जो हमें रिएक्ट नेटिव से मिलते हैं, जिनकी मदद से हम चीज़ें जो हैं वो डाल सकते हैं। बाकी CSS मैंने बताया कि आपको HTML वाली CSS नहीं चल सकती, यहाँ पे ओनली क्या चलती है? JSS चलती है। क्या चलती है? JSS चलती है। तो उसका मतलब क्या है कि आप हाइफन वगैरह नहीं लगा सकते, दूसरे टैग को आपने कैपिटलाइज ही करना है, उसके अलावा ऑप्शन है नहीं है। अच्छा, एक और टेक्स्ट लगाना है तो CSS की अलहदा फाइल बना सकते हैं, लेकिन जावास्क्रिप्ट की एक्सटेंशन से ही। और उसके वो भी मैंने आपको बताया था ना, वो ऑब्जेक्ट बन के CSS हम बना सकते हैं। ऑब्जेक्ट के अंदर क्लासेस भी बना सकते हैं, लेकिन वो एक नेस्टेड ऑब्जेक्ट ही होंगे और उनको हम यूज कर सकते हैं। सही? ये चीज। अब जैसे ये प्लेटफॉर्म डॉट OS मैंने किया तो ये क्या दिखा रहा है? आगे देखो, हम यहाँ पे प्रिंट कर सकते थे ना, कोई भी वेरिएबल प्रिंट करना है तो हम रिएक्ट में कैसे करते हैं? कर्ली ब्रेसेस और वेरिएबल का नाम। तो वेरिएबल का नाम मेरे पास क्या है? प्लेटफॉर्म डॉट OS, ये वेरिएबल का नाम है। तो इसके अंदर जो भी वैल्यू है वो मुझे प्रिंट कर दो। तो उसने प्रिंट करके मुझे क्या वैल्यू दिखाई? ये इधर दिखा रहा है iOS और इधर दिखा रहा है एंड्रॉइड। एंड्रॉइड पे एंड्रॉइड दिखा रहा है, iOS पे। अब आप कंडीशन लगा सकते हैं ना, प्लेटफॉर्म डॉट iOS आपको एंड्रॉइड दिखा देगा या iOS दिखा देगा, उस पर आप कंडीशन लगा सकते हैं। कैसे?
अब मार्जिन टॉप है, इससे पहले हम चेक कर लेंगे प्लेटफॉर्म डॉट ओएस, अगर डबल इक्वल है, इधर हम कर देंगे मे बी 20, इधर 30, और इधर हम कंडीशन लगा देते हैं जैसे एंड्रॉयड। ठीक है, प्लेटफॉर्म डॉट ओएस अगर एंड्रॉयड है तो कितनी मार्जिन दे दो, टॉप 20, अदरवाइज 50 दे दो। तो अब अगर आप देखो तो यहाँ पे ये अब इतना नीचे नहीं आ रहा जितना पहले आ रहा था, तो ऑलमोस्ट क्या हो गया, सेम हो गया। सही है, ये थोड़ी सी प्लेटफॉर्म डॉट ओएस का भी समझ आ गया आपको, स्टाइल कैसे देना है वो भी समझ आ गया, टेक्स्ट कैसे लगाना है वो भी समझ आ गया। अब इसका मतलब है कि जिस तरह हमें मटेरियल यूआई के कौन कौन से कंपोनेंट अवेलेबल हैं, इस तरह देखना पड़ेगा कि रिएक्ट नेटिव में कौन कौन से कंपोनेंट अवेलेबल हैं। तो वो देखने के लिए फिर हमें कहाँ पे जाना पड़ेगा, रिएक्ट नेटिव की डॉक्यूमेंटेशन में। तो रिएक्ट नेटिव कंपोनेंट्स लिखेंगे, रिएक्ट नेटिव कंपोनेंट्स, तो ये कोर कंपोनेंट जितने भी रिएक्ट नेटिव में है वो सारे ही आ जाएंगे। यानी ये व्यू इसका कंपोनेंट है, टेक्स्ट कंपोनेंट है, इमेज कंपोनेंट है, टेक्स्ट इनपुट कंपोनेंट है। इस पे क्लिक करेंगे तो उसकी डॉक्यूमेंटेशन भी आ जाएगी। जैसे ये व्यू की डॉक्यूमेंटेशन आ रही है, को इमेज की बटन लगाना है तो बटन की डॉक्यूमेंटेशन सारी आ जाएगी। अच्छा, इस तरह जिस तरह रिएक्ट नेटिव के कंपोनेंट है, इस तरह एक्सपो के भी कंपोनेंट है। हम रिएक्ट नेटिव का कंपोनेंट यूज कर लें या एक्सपो का कंपोनेंट कर लें, एक ही बात है ना। एक्सपो ने भी अंदर जाके किसका कंपोनेंट यूज किया होगा, रिएक्ट नेटिव का यूज किया होगा। तो एक्सपो यूज कर लें या रिएक्ट नेटिव कर लें, तो एक ही बात है। तो एक्सपो के भी कंपोनेंट्स हैं, तो एक्सपो कंपोनेंट्स ये सारे भी जो है वो एक्सपो के बिल्ट इन कंपोनेंट आ जाएंगे कि एक्सपो के अंदर कौन कौन से कंपोनेंट जो है वो एग्जिस्ट करते हैं। अच्छा, अब हमने करना ये है कि डेफिनेटली कंपोनेंट का ट्राई करना है। तो कंपोनेंट ट्राई करने के लिए हमें उनको उनको यूजेज देखने पड़ेंगे कि कंपोनेंट के हमारे पास कौन कौन से ऑप्शन है। जैसे टेक्स्ट का कंपोनेंट मैंने आपको दिखा दिया, इसी तरह वहाँ पे हमारे पास फॉर्म में कंपोनेंट होता है इनपुट का कंपोनेंट। सो इनपुट टाइप टेक्स्ट होता है ना, तो यहाँ पे कंपोनेंट है टेक्स्ट इनपुट, क्या नाम है उसका, टेक्स्ट इनपुट। तो वो इस तरह की इनपुट बना देता है। तो वो हमें कहाँ से मिलेगा, डेफिनेटली वो हमें मिलेगा रिएक्ट नेटिव में से। तो टेक्स्ट इनपुट, उस कंपोनेंट को हम लगाएंगे टेक्स्ट इनपुट को, और उसके अंदर हम कुछ पैराम पास कर सकते हैं जैसे स्टाइल, ऑन चेंज और वैल्यू। तो स्टाइल जो है वो हमारे पास अभी नहीं है, तो वो हम यहाँ पे बिल्ट इन ही दे सकते हैं। अगर हमें देना पड़े तो हम देते ही नहीं हैं। ऑन चेंज है, टेक्स्ट है, ये हम अभी के लिए कुछ भी हमने नहीं दिया। तो अगर हम इसकी आउटपुट देखें, हमें नज़र भी नहीं आ रहा अब। तो सेल्फ क्लोजिंग टैग है। अब देखो ये टेक्स्ट आ गया इधर, इसके अंदर मैं कुछ भी टाइप कर सकता हूँ। तो ये अच्छा, जो रिएक्ट नेटिव और रिएक्ट में फ़र्क क्या है, रिटर्न के अंदर जितने टैग हैं ना वो चेंज हैं, रिटर्न से ऊपर सारी लॉजिक सेम है। यानी जितनी हुक्स हैं, यूज इफेक्ट, यूज स्टेट, यूज मेमो, वो सब सेम है। अब अगर मुझे इस टेक्स्ट इनपुट से वैल्यू लेके स्टेट में रखनी है तो मुझे क्या करना पड़ेगा, यूज स्टेट लेनी है। कहाँ से लेंगे यूज स्टेट, रिएक्ट से मिलेगी ना, वो वैसे ही मिलेगी। तो हम लिखेंगे टेक्स्ट सेट टेक्स्ट। अब रिएक्ट डॉट यूज स्टेट कर लें या सीधा यूज स्टेट को इंपोर्ट कर लें, एक ही बात है ना। तो यूज स्टेट इंपोर्ट करने के लिए क्या करना पड़ेगा, इंपोर्ट यूज स्टेट फ्रॉम रिएक्ट। ठीक है। अच्छा, अब ये टेक्स्ट जो भी वैल्यू इधर चेंज होती है, एक तो मैं यहाँ वैल्यू में पास कर देता हूँ टेक्स्ट, और जो भी वैल्यू इसकी चेंज होगी वो वहाँ पे था ना ऑन चेंज, यहाँ पे है ऑन टेक्स्ट, ऑन चेंज टेक्स्ट। क्या इवेंट का नाम है,
ऑन स्टेज टेक्स्ट, तो यहाँ हमें टेक्स्ट मिल जाएगा, उसको हमने सेट टेक्स्ट के अंदर, या आप कह लो कि यहाँ वैल्यू मिल जाएगी, उसको हमने सिंपली यहाँ पे सेट कर दिया और उसको यहाँ नीचे प्रिंट कर दिया। ठीक है, जो भी वैल्यू आ रही है, तो यहाँ पे platform.os के साथ ही मैं टेक्स्ट को भी प्रिंट कर देता हूँ। तो अब अगर मैं यहाँ पे आऊँगा और यहाँ पे लिखूँगा हेलो वर्ल्ड, कुछ भी वो आ रहा है ना, वो ऊपर इसलिए आ रहा है क्योंकि मैंने ऊपर लिखा है ना, उसको ऊपर प्रिंट कराया है। यानी इसका मतलब है कि हम एक इनपुट से वैल्यू लेके ऊपर उसको शो भी करवा पा रहे हैं, इशू नहीं है उसमें भी। अच्छा, उसके अलावा हमारे पास ऑप्शन क्या है, टेक्स्ट इनपुट का कंपोनेंट, फिर टेक्स्ट का कंपोनेंट, कुछ कंपोनेंट इस तरह, जैसे ये मॉडल इमेज लगानी है तो उसका अलग से कंपोनेंट है, जैसे नेक्स्ट इमेज के अंदर इमेज का अपना कंपोनेंट है ना, इस तरह इमेज का इसका अपना कंपोनेंट है, रिएक्ट नेटिव में से निकलता है। बटन है तो बटन का इसका अपना कंपोनेंट है, वो रिएक्ट नेटिव में से निकलता है। ठीक है, तो हर चीज़ के कंपोनेंट है, वो हम एक्सप्लोर करने हैं ताकि हमें इस पर कमांड सेट हो सके। तो वो हम इंशाल्लाह नेक्स्ट जो है वो फर्दर इसको देखते हैं। ऑल सेट, आप लोगों ने एक्सपो पे हेलो वर्ल्ड प्रोजेक्ट बना के रिएक्ट नेटिव के जितने कंपोनेंट हैं उसकी प्रैक्टिस करनी है, और रिएक्ट नेटिव CLF का प्रोजेक्ट भी सेटअप करना है एज एन असाइनमेंट। ये दोनों चीज़ें आप कल लेके आएंगे ताकि हम कल CLI में ही कर लें, क्योंकि दोनों का चीज़ें सेम है, हमने तो प्रैक्टिस करनी है तो दोनों में कर सकते हैं। सही है, उसका भी प्रोजेक्ट क्रिएट कर लेंगे।